बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने रीड करना है अपने मनी बेस्ड नावल की थर्ड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी, पढ़ते हैं थर्ड एपिसोड। यशप लाल हवेली से वापस तो आ गया था, मगर इसका दिमाग अभी भी हीर की बात में अटका हुआ था। हीर ने ऐसा क्यों कहा? वो परेशान सा सिगरेट फूंकता टेरेस पर टहल रहा था। हाँ, हाले भी तेनू नहीं पता और तेन जुतियां ने मेडल पवान दी। क्या वाकई से मेरी नज़दीकी मेरी कुर्बत से वहशत होती है? वो खुद से पूछ रहा था। अगर हाँ तो क्यों? इस क्यों का जवाब इसके ज़मीने से आईना दिखा कर दिया था। इसे इसका असली चेहरा दिखाया, वो चेहरा जिस पर हम वक्त गुस्से का, बदले का, इंतकाम का नकाब चढ़ा रहा था। इस नकाब को पहनते वो ये भी भूल गया कि हीर बेकसूर है। वो इसकी बीवी है। हीरी वो लड़की है जिसने इसे पहली दफ़ा मोहब्बत का अमृत चखाया था। इस सब के बावजूद तुमने इसके साथ जो सलूक रवा रखा है, इसके बदले में इसे मोहब्बत की उम्मीद कर रहे हो। वो मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में भी मौजूद थी, मगर तुमने इंतकाम की आड़ में छुपा दिया। अब अगर तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत थे, तुम अपना रवैया इसके साथ बदल चुके हो, तो ज़रूरी है कि वो फ़ौरन तुम्हारी पजीराई करे। इसके लिए वक्त दो यशप खान, ख़ुद को भी और हीर को भी। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। इसके ज़मीन ने एक अच्छा मशवरा दिया था इसे, और यशप ने अपने ज़मीन की बात मान ली थी। चलो, तेरा भी सुत्ता ज़मीर जा गया, बेगैरता। इसे वाकई हीर को वक्त देना चाहिए था सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए। वो हीर को वापस अपने तक पलटने का वक्त देगा, वो फैसला कर चुका था। चलो, ज़िंदगी को चंगा फैसला भी कितना तू भी। वलीमे से फारिग होते हीर ने बीबी जान के कहने पर अपनी और इनकी वापसी की पैकिंग मुकम्मल कर ली। यशप तो मेहंदी की रात ही वापस चला गया और मेहरू ने भी चंद दिन यहाँ रुकना था, इसलिए बीबी जान और हीर वलीमे से अगले दिन ही ड्राइवर के साथ वापसी के लिए चल पड़ी। 3 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद गाड़ी इनके गांव के रोड से ज़रा पीछे चढ़ की आवाज़ के साथ झटका खाकर बंद होगी। क्या हुआ? मैं देखता हूँ बीबी जान। ड्राइवर मुअद्दब सा कहता गाड़ी से निकलकर चेक करने लगा। 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद वो दरवाजे से सर अंदर डालकर बोला, बीबी जान, मेरी समझ में नहीं आ रही खराबी। हवेली वालों को हवेली फ़ोन कर दूँ? वहाँ से हशमत आ जाएगा आप लोगों को लेने। अभी बीबी जान ने कोई जवाब नहीं दिया था कि हीर चिल्ला उठी, लाला, शम्स लाला। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। लाला, शम्स लाला, वो सड़क किनारे खड़ी चिल्ला रही थी। खान साइन, छोटी बीबी। ड्राइवर ने बैक मिरर से हीर को हाथों से इशारा करते देखकर शम्स को बताया, जो पिछली सीट पर बैठा सेल पर बिजी था। कहाँ? वो चौंक कर सीधा हुआ। पीछे। शम्स ने मुड़कर पीछे देखा और वाकई हीर को काफ़ी पीछे सड़क किनारे खड़े देखकर फ़ौरन बाजारों से बाहर निकला। अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाता इनकी तरफ जा रहा था। शम्स के पास आने पर हीर खुद पर कंट्रोल खोती इसके सीने से लगकर वो रोई के अपने इर्द गिर्द मौजूद सबकी आंखों को नम कर दिया। शम्स ने इसके सर का बूसा लेते हुए से खुद से अलग करके आंसू साफ किए। कैसी है मेरी गुड़िया? जिंदा हूँ, वो अफसुर्दगी से बोली। कौन है साथ? शम्स ने इसकी मुरझाई सी सूरत देखकर बात बदली। बीबी जान। शम्स ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठी बीबी जान को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चे? बीबी जान अपने मखसूस ठहरे हुए मुतासर कुन लहजे में बोली, अल्लाह साईं का शुक्र है। आप लोग बीच राह में क्यों रुक गए? गाड़ी में कोई मसला हो गया, अभी हवेली से ड्राइवर बुलाते हैं ताकि घर जा सके, बीबी जान ने कहा। अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। शम्स दिल पर हाथ रखे आगे को झुका। बीबी जान कश्मकश में थी कि क्या जवाब दे। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहती तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, शम्स इनके चेहरे का तार चढ़ाव देखकर बोला। अरे नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। इन्होंने हीर की तरफ देखकर शम्स के साथ जाने की रजामंदी दी और गाड़ी से निकल आए। अल्लाह बख्श, तुम गाड़ी ठीक करवा कर हवेली ले आना, हम शम्स खान के साथ जा रहे हैं। जो हुक्म बीबी जान। अल्लाह बख्श मुअद्दब हुआ। इतने में शम्स का ड्राइवर गाड़ी तक ले आया। शम्स ने बीबी जान को बैठने में मदद की। हीर भी अपने दिल में उमड़ती खुशी संभालती गाड़ी में आ बैठी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद जो रोड आना था, इस रोड पर 3 सड़कें थी जो 3 मुख्तलिफ गाँव को जाती थी। इन 3 में से एक हीर के गाँव को, दूसरी यशप के गाँव की तरफ जाती थी। इस रोड पर पहुँचते बीबी जान को न जाने क्या समाई के बोल उठी, दाएं जानिब ले चलो। शम्स और हीर ने बेक वक्त इनकी तरफ देखा। वो रास्ता हीर के गाँव की तरफ जाता था। जी? शम्स ने सर हिलाते हुए ड्राइवर को अपनी हवेली जाने का कहा। 20 मिनट बाद वो लोग हवेली के अंदर थे। हीर नाकाबिले यकीन ख्वाब किसी कैफियत में थी। वो पूरे 7 माह बाद अपनों से मिलने वाली थी, जिसकी खुशी निराली थी। इसके चेहरे पर कोस कज़ा के कई रंग बिखर रहे थे। वो आगे बढ़ने की बजाय झिझकती हुई बीबी जान की तरफ मुड़ी। बीबी जान ने इसके चेहरे पर उमड़ती खुशी देखकर मुस्कुराते हुए सर हिलाकर अंदर जाने की इजाज़त दी। हीर ने इन्हें सहारा दिया। वो अपने भारी कदम घसीटती रहायशी हिस्से की तरफ बढ़ी। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। अजब सी हालत थी दिलो दिमाग की। हीर बीबी, रहीमा की चीख पूरी हवेली में गूंजी थी। जैसे सुनते ही सब एक एक करके वहाँ मौजूद हुए। हीर मेरी बच्ची। सबसे पहले अम्मा ही होश में आती इसकी तरफ बढ़ी और इसे सीने से लगा कर रोने लगी। कहाँ थी तू? मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी बच्ची को देखने के लिए। कैसी हो मेरी जान? इन्होंने इसके चेहरे को चूमते हुए पूछा।
मैं ठीक हूँ अम्मा, वो खतीजा के आंसू साफ करती मध्यम सा कहती पीछे हुई। फिर बारी बारी सब आकर इसे गले लगाकर मिलते जा रहे थे। काफ़ी देर मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा। कोई 10-15 मिनट बाद जाके हीर की जान बख्शी हुई। खतीजा ने इसे अपने पहलू में बिठा लिया और बीते 7 माह की कथा सुनने लगी। हीर ने खुद पर गुजरी हर क़यामत छुपाकर महरूर बीबी जान की मोहब्बतों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिस पर खतीजा काफ़ी मुतमिन होगी कि जिस तरह भी से इनकी बेटी अच्छे लोगों में गई थी। बीबी जान को भी खास प्रोटोकॉल दिया गया। हवेली में अजब सी चहल पहल मालूम हो रही थी। हर कोई बीबी जान और हीर की आवभगत करने में बिछा जा रहा था। वो सब हीर के घर की खवातीन, चचियाँ, कज़न सब दलान में बैठे थे। खतीजा ने सबकी मौजूदगी में बीबी जान से ये शार खान के खून की माफ़ी मांगी और इन्हें इस दिन का सारा किस्सा सुनाने लगी। इस दिन शम्स करीबी इलाके में हिरन के शिकार पर गया हुआ था। वो और समंदर खान मुलाजिम 2 हिरनों का शिकार करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में पहाड़ी गिद्दड़ सामने आ गया। शम्स ने इस पहाड़ी गिद्दड़ को देखकर ही गोली चलाई थी, पर इस लम्हे ये शार खान का बुलावा आ चुका था। बदकिस्मती से शम्स की बंदूक से निकली गोली झाड़ियों के पीछे से आती जो शार खान को खून में नहला गई। गोली ये शार के ऐन सीने पर दिल की जगह पर लगी हुई, इसी लम्हे जान की बाजी हार गया। इस बात को महरूर ये शार के घर वाले मान चुके थे, सवाई यशब खान अफरीदी के, जिसने इस बात को झूठ करार देकर मानने से इनकार कर दिया और पंचायत बिठाई गई। खतीजा ने हीर की ज़ुबानी इसके साथ किए गए अच्छे सलूक पर बीबी जान का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। इतनी मेहमान नवाजी और पजीर आई पर बीबी जान ने यकीन दिलाया कि इनके दिल में इन सब के लिए कोई मैल नहीं, क्योंकि मौत तो अटल है जो हर हालत में आकर ही रहेगी। फिर इन लड़ाई झगड़ों से क्या हासिल। अपनी गंदी औलाद भी दस देना सी यही कुछ। बीबी जान ने तन्हाई मिलते हीर को वहाँ रुकने का कहा, जिसे सुनकर वो हिचकिचाई। बीबी जान, यशब कुछ नहीं कहेगा, मैं संभाल लूँगी इसे, तुम फिक्र मत करो, इन्होंने तसल्ली दी। मगर बीबी जान, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था बीबी जान, आप तो मेरे लिए। वो इनके हाथ पकड़े रो पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बीबी जान कि आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है बच्चे, तुम मेरे लिए महरू से हरगिज़ कम नहीं हो। बीबी जान ने इसके हाथ थपथपाकर हौसला दिया। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो और शम्स से कहो मुझे ड्राइवर के साथ हवेली भिजवा दे। बीबी जान, खाना खाकर जाइएगा ना, अम्मा और भाभी खास आपके लिए। अरे नहीं, जाओ जाकर मना करो, खाना खाने में बहुत देर हो जाएगी। इतनी खातिर मदारत तो कर दी है, बाकी फिर कभी सही, मैं अब निकलूँगी बस। जी। हीर सर हिलाती किचन की तरफ चलेगी। अम्मा को बीबी जान का मैसेज दिया और रहीमा को शम्स को लेने भेजा, जो मर्दाने में था। शम्स को छोड़कर आना चाहता था, मगर बीबी जान ने मना कर दी, इसलिए वो ड्राइवर के साथ ही रवाना हो गई। यशब टेरेस पर टहलता सेल्फ कान से लगा कॉल में बिजी था जब पजारो अंदर दाखिल हुई। अनजानी गाड़ी को अंदर आते देख वो कॉल बंद करता ग्रिल की तरफ आया। बीबी जान को गाड़ी से निकलते देख वो हैरान होता नीचे हॉल में चला। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान, यशब ने आगे बढ़कर इन्हें सहारा दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? फिट्टू, आप सुनाए कैसी गुजरी शादी? शादी भी अच्छी गुजर गई, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे दोनों की। जी बिल्कुल, यशब ने सर हिलाया। तुम्हारे बाबा जान कहाँ है और ज़मीनों का मसला हो गया हल? बाबा जान कमरे में शायद, और ज़मीनों का मसला भी हल हो चुका। आप किसके साथ आई हैं बीबी जान? गाड़ी ख़राब हो गई थी, रास्ते में वहीं से करवा ली थी। ठीक है, फिर मैं भी आराम करूँगी, बहुत थकन हो रही है। बीबी जान बात गोलमोल करती अपने कमरे की तरफ चली गई। यशब चाहने के बावजूद भी इनसे वो ना पूछ सका जो पूछना चाहता था। हीर खुश भी थी और बेचैन भी। खुश वो अपने घर आकर और घर वालों से मिलकर थी, और बेचैन वो यशब की वजह से थी। ना जाने यशब ने कैसा रिएक्ट किया होगा जब बीबी जान ने से मेरे यहाँ आने का बताया होगा। लेकिन बहुत गुस्सा आया होगा, और इस गुस्से की लपेट में पूरी हवेली के मुलाजिम आ चुके होंगे अब तक। वो अपनी क्यासराई के घोड़े दौड़ा रही थी। पता नहीं यशब इतना गुस्सा क्यों करते हैं। क्या हो जाएगा अगर हर वक्त बात पे बात गुस्सा ना करे तो? ज़रा सी बात पर तेवड़ी चढ़ जाती है मोहतरम की। हीर बीबी नीचे वो आए। रहीमा घबराती बौखलाती इसके कमरे में आई। कौन वो हीर बीबी? यशब खान। यशब खान? हीर के हाथ में पकड़ा ग्लास ज़मीन से टुकरा कर किरची किरची हो गया। यशब बीबी जान के जाने के बाद अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर बिजी था जब इसका सेल वाइब्रेट हुआ। भाभी कॉलिंग देखकर इसने कॉल ओके की। हीर कहाँ है? दूसरी तरफ छूटते पूछा गया। हीर? हाँ हीर, इसका सेल क्यों ऑफ जा रहा है? मेरी इससे बात करवा तो घर पहुँच कर बताया ही नहीं इसने। मैं यहाँ फिक्रमंद हो रही हूँ। महरू एक साथ एक ही सांस में बोली। जस्ट अ मिनट भाभी, हीर के पास सेल कहाँ से है? तुम मेरी बात करवाओ इसे, ये इन्वेस्टिगेशन फिर कर लेना। कैसे बात करवाऊँ मैं? क्यों, अभी तक आए नहीं वो लोग क्या? महरू परेशान हुई। बीबी जान आ गई है, मगर हीर कहाँ है? महरू ठिठकी। मुझे क्या पता, मैं तो समझा कि आपने इसे अपने साथ रोक लिया होगा। नहीं नहीं, हीर और बीबी जान अल्लाह बख्श के साथ निकली थी सुबह 10 बजे, और अब शाम हो गई। तुम ऐसा करो, बीबी जान से पूछो जाकर हीर किधर रह गई। जी। यशब उजलत में फ़ोन बंद करता बीबी जान के कमरे में आया। वो मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। यशब बेचैनी से टहलते हुए इनके फारिग होने का इंतजार करने लगा। बीबी जान ने दुआ मांगने के बाद यशब को टहलते देखकर पुकारा। क्या हुआ यशब, खैरियत? बीबी जान, हीर कहाँ है? भाभी की कॉल आई थी तो पता चला कि वो भी आपके साथ ही निकली थी लाल हवेली से, फिर रास्ते में कहाँ रह गई? वो बेचैन दिखाई दे रहा था। तुम बैठो बच्चे, मैं बताती हूँ सब। बैठो मेरी जान। बीबी जान ने इसके तेवर देखकर पिचकारा। यशब बाद लेना ख्वास्ता बैठ गया। असल में गांव से कुछ पीछे रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी, वहीं हमें शम्स खान मिल गया। शम्स? वो बैठे से खड़ा हो गया। बात मुकम्मल होने दो यशब। क्या बात? यही कि आप इसे इस कातिल के साथ रवाना कर आई हैं। वो भड़क उठा। यशब बच्चे, मैं खुद भी दिलावर खान की हवेली गई थी। हीर तो वापस आना चाह रही थी, मैं ही ज़बरदस्ती वहाँ छोड़ आई इसे। बीबी जाने से ठंडा करना चाहा। यशब कहाँ जा रहे हो बच्चे? बात तो सुनो। बीबी जान पुकारती रहेगी, मगर यशब गुस्से से भरा सुनी अनसुनी करता हवेली से निकल गया। लाख लानत तेरे थे, वैसे तो वक्त देना चाहता। हीर कहाँ है? बुलाएं से।
वो भुनाता हुआ बोला, यशब बेटा बैठो, बैठकर बात करते। दिलावर खान ने इसके तेवरों के बरखिलाफ तहम्मुल से कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, हीर को लेने आया। हीर को बेशक ले जाना, साथ वो बीवी है तुम्हारी, मगर सुकून से तो बैठो 2 घड़ी। प्लीज़ आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ, ना मैं यहाँ बैठने का और ना ही बैठूंगा। यशब ने एक तलख नज़र फासले पर खड़े शम्स पर डाली। हीर पिलर की ओट में खड़ी यशब का चिल्लाना सुन रही थी, मगर सामने आने की हिम्मत ना थी। हीर को बुलाओ, कहाँ है वो? दिलावर खान ने खतीजा बेगम को कहा। जी। वो सर हिलाती उठने वाली थी कि हीर इनके जाने से पहले पिलर की ओट से निकलकर सूखे सर से सामने चली गई। यशब ने सुसरुख आंखों से देखा ज़रूर, मगर फिल वक्त अपने गुस्से पर काबू पाकर ही बोला, चलो लेने आया हूँ। हीर जानती थी इस बुलावे का मकसद, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। एक तरफ भाई और बाप थे तो दूसरी तरफ शौहर। शौहर भी वो जो कभी दिल में रह चुका था, जिसकी हर बात वो पत्थर पर लकीर की जा कर मानती आई थी, मगर अब जब से मिस कैरेज हुआ था वो यशब के साथ काफ़ी मुंहमारी कर चुकी थी, मगर इस वक्त वो कुछ ऐसा करके नया पिंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाहती थी। इसलिए खामोशी से सर झुकाए किसी की भी तरफ देखे बिना बाहर की जानिब चल पड़ी। जानती थी अगर घर वालों पर नज़र पड़ गई तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यशब भी सब पर तायराना नज़र डालते हुए इसके पीछे बाहर आ गया था। वापसी का रास्ता खामोशी से कटा। बीबी जान राहदारी में बेचैनी से टहलती इनका इंतजार कर रही थी। जब वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने हीर को देखकर यशब पर एक मलामती नजर डाली, जिस पर वह नजरें चुराता आगे बढ़ गया। हीर बीबी जान के पास आई। आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? चलें कमरे में। बीबी जान खामोशी से इसके साथ कमरे में आई। किसी की भी नहीं सुनता ये, न जाने किस पर चला गया। इतना गुस्सा तो कभी खाकान अफरीदी ने भी नहीं किया जितना ये करता है। अल्लाह हिदायत दे। बैठो यहाँ। बीबी जान ने हीर का बाजू पकड़कर इसे अपने सामने बेड पर बिठाया। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे हीर, मैं कितने मान से तुम्हें वहाँ छोड़कर आई थी और यशब ने तुम्हें चंद घंटे भी रुकने नहीं दिया। बीबी जान आप क्यों शर्मिंदा? मुझे मिलना था, सबसे मिल लिया, इसलिए रुकने या ना रुकने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो बूझी बूझी सी बोली। फिर भी इतने महीनों की दूरी थी, कुछ वक्त तो कोई बात नहीं बीबी जान, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि कम वक्त के लिए सही मैं अपने घर वालों से मिल आई, और वैसे भी मुझे आज या कल यहीं आना था, तो फिर आपकी शर्मिंदा हो रही है। बीबी जान ने बहुत फ़ख्र से इसे देखा। तुम्हारे हर अमल में तुम्हारी माँ की आला तरबियत झलकती है हीर, और मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे यशब की शरीक हयात हो। वो मुस्कुराई। तुम जिस तरह के हालात में यहाँ आई हो, जिस तरह से यशब का बुरा रवैया सहा और सहकर बर्दाश्त किया, सच पूछो तो मैं तुम्हारे सब्र और धीमे मजाज की कायल हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी लड़की यशब की ज़िंदगी में लाना चाहती थी। मेरी एक बात मानोगी हीर? इन्होंने आस भरे लहजे में कहकर इसके हाथ थामे। जी बीबी जान कहें। हीर बच्चे, यशब को भी अपने जैसा बना दो। हीर ने हैरानगी से इनकी तरफ देखा। अपने जैसा मतलब? मेरे कहने का मतलब है अपने जैसा साबिर और धीमे मजाज का। मान ही ना जाओ बगारत आदमी। मैं एक माँ होने के नाते ये नहीं कह सकी कि तुम अपनी एक बीवी होने के नाते ये करने की कोशिश करो हीर। तुम जिस रिश्ते में इसके साथ बन चुकी हो वो रिश्ता नहायत जितना नाजुक है इतना मजबूत भी, और इस रिश्ते का तकाजा भी तो यही है कि जब दोनों फरीक में से कोई एक गलत हो तो दूसरे को चाहिए कि वो अपने अमल से अपनी मोहब्बत से इसकी गलतियों को दरगुजर करके इसलाह करे। मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत से इसे बदल दो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो यशब की गई ज्यादतियों को भुलाकर इसे बदल सकती हो हीर। जब से मिस कैरेज वाला वाक़या में मैंने देखा वो काफ़ी बदल गया तुम्हारे साथ। तुम भी दिल बड़ा करके सब भुला दो मेरी जान। दोनों ख़ानदानों में मौजूद रंजिशों को मिटाने की कोशिश करो। ये सब कुछ तुम ही मुमकिन कर सकती हो बच्चे। करोगी ना ऐसा? इन्होंने हीर के हाथों पर दबाव डाला। जी बीजान, मैं कोशिश करूँगी कि सब ठीक हो जाए। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। खुश रहो, आबाद रहो। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए इसका सर थपथपाया। जाओ जाकर खाना खा लो, आराम करो, थक गई होगी। आपने खा लिया? नहीं अभी नहीं। तुम ऐसा करो, सकीना से कहो मुझे यहीं दे जा, बाहर जाने की हिम्मत नहीं। जी मैं भिजवाती हूँ अभी। हीर मुस्कुराकर कहती बाहर चलेगी। हीर खाने से फारिग होकर जब कमरे में आई तो यशब बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। एक सरसरी नज़र इस पर डालकर फिर से टीवी देखने लगा। हीरा इसकी से चलती ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चलेगी। चेंज और वजू करने के बाद कमरे में आई और खामोशी से टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। यशब एक लम्हे को इसकी हिम्मत पर अश कर उठा, मगर इसे जायनमाज उठाते देखकर कोई भी तलब बात कहने से बाज रहा। हीर ने तसल्ली से इशा की नमाज अदा की और लाइट ऑफ करके बेड के पास आई। मुझे कहाँ सोना है? मेरे पहलू में, फट जवाब आया। सच शुक्र के वह लाइट ऑफ कर चुकी थी, वरना बिला वजह यशब इसका मजाक उड़ाता। हीर अपने ब्लश करते गालों पर हाथ फेरकर बेड की दूसरी तरफ में आकर लेट गई। यशब ने भी खामोशी से दूसरी तरफ करवट बदल ली। हीर इसके खामोशी से करवट बदल लेने पर हैरान थी। ये खामोश किए हैं? गुस्सा भी नहीं किया? हैरत है। लेने तो यूँ गए थे जैसे आज ही कत्ल कर देंगे मेरा। और अब चलो अच्छा है खामोश है, वरना फिर से जवाब में कोई तलख बात मेरे मुंह से निकल जाती और फिर नए सिरे से झगड़ा। इतने दिन की थकन थी, कब सोचते सोचते हीर की आंख लगी, इसे पता ही न चला। हीर गहरी नींद में थी जब इसे घुटन का एहसास हुआ, यूँ जैसे कोई बहुत भारी चीज़ इस पर रखी हो। इसने गनूदगी में एक दो बार हाथ को हिलाकर इस चीज़ को हटाने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो बावजूद कोशिश के हाथ न हिला पाई। अब के हीर ने पट से आंखें खोल दी, मगर कमरे में छाया गुप्त अंधेरा इसके दिल की धड़कन मजीद बढ़ा गया। इसे यशब की मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत से सख्त नफरत महसूस हुई। हीर ने इसी अंधेरे में अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। चंद मिनट के गौर खौज के बाद इसे अपने कान के पास यशब के हल्के हल्के खराटों और सांसों की आवाज़ महसूस हुई। ओह, मैं यहाँ कैसे आ गई? वह हैरान थी। वो तो बिल्कुल बेड की पायंती से लगकर सोई थी।
फिर यशब के इतने करीब कैसे? इसने कसमसाकर अपना हाथ आज़ाद करवाया जो यशब की गिरफ्त में था। यशब का एक बाजू इसके सर के नीचे जबकि दूसरा हीर के ऊपर से गुजार कर दूसरी साइड पर रखकर इसे कैद किया गया था। यशब के बाजू से हीर को खुद पर कोई सी वजनी चीज़ का एहसास हुआ। क्या मुसीबत है? हीर जोर लगाने के बावजूद भी यशब का बाजू न हटा पाई। कौन सी मुसीबत? यशब ने कहते हुए इसे मजीद करीब किया। वो हीर के झटकों पर जाग गया था जो वो इसके बाजू को हटाने पर मारी थी। बाजू हटाएं खान, मुझे घुटन हो रही है। खान की जान, कैसी घुटन? वो मूड में बोला। हीर इस डायलॉग पर सख्त बदमज़ा। खान प्लीज़ लाइट तो ऑन करें, मुझे डर लग रहा है। मुझसे या अंधेरे से? वो यशब ही क्या जो बाल की खाल न उतारे। दोनों से। हटाएं बाजू, किस कदर भारी हैं, यूँ जैसे इंसान का नहीं बल्कि लोहे का हो। वो चिढ़कर बोली। यशब ने इसके चिढ़ने पर मुस्कुराते हुए साइड लैम्प ऑन किया। हीर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ते ही फिर खिसकी। मैंने तुम्हारी जगह अपने पहलू में बताई थी, सुना नहीं था क्या तुमने? वो एकदम से पैंतरा बदलता अपने मखसूस सख्त लहजे में बोला। मैं अकेली सोती हूँ, इसलिए मुझे किसी के पहलू में सोने की आदत नहीं। वो भी बिना लिहाज रखे बोली। मैं किसी की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ, समझी? मुझे सोने दे खान, इतने दिन की थकन है। वो जमाई रोकती इसे देखकर सुलझू अंदाज में बोली। थकन तो मुझे भी है, मगर वो बात रोकता मुस्कुराए। हीर इसके तेवर समझ चुकी थी, इसलिए एक ही जस्ट में बेड से नीचे उतरी। यशब इसकी फुर्ती पर मुस्कुरा उठा। सो जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे रोमांस करने का। वो जलकर कहता लाइटर और सिगरेट उठाकर बालकनी में निकल गया। ये यशब की दूसरी बुरी आदत थी कि जब नींद से एक दफ़ा जाग जाता तो फिर दोबारा नहीं सोता था। हीर जानती थी ये बात, इसीलिए इसने यशब के जाने के बाद पुरसकून होकर कंबल लपेटा, नींद से भारी होती आंखें सख्ती से बंद की। आहो जा खसमानु खा, तू जाकर तू सो आराम ना, पीन दे फूंकन दिन सूटे लान दे जाके। मुझे बता तो देती कि तुम अपने घर वालों से मिलने चली गई हो। मैं हरगिज़ यशब को कॉल ना करती, तुम इसे पता भी नहीं चलता, तुम एक आध दिन तक रह लेती वहाँ। मैं रुका। यशब ने रात ही बता दिया कि बीत भी जान हीर को इसके घर छोड़ाएं और वो इसी वक्त जाकर वापस ले आया था, इसलिए अब वो हीर से फ़ोन पर बात करती इसे कह रही थी। आज नहीं तो कल पता चल ही जाता भाभी, फिर बला वजह गुस्सा होते। ओ तो अब नहीं हुआ क्या गुस्सा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महरू हैरान थी। जी। अरे वाह, यानी कि तब्दीली आएगी नहीं बल्कि आ चुकी है, महरू शौकी से बोली। इतना सब हो जाने के बाद क्या फ़ायदा सी तब्दीली का? हीर बेदिल हुई। देर आए दुरुस्त आए, इसलिए ना शुक्री मत करो बल्कि शुक्र अदा करो कि यशब जैसा हिटलर बदल रहा है, और पता है इसके बदलने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें ही होने वाला है। महरू मुस्कुराहट दबाकर बोली। वो कैसे? तुम्हें हर वक्त इसकी सड़ी हुई गुस्से से लाल पीली सूरत ही देखने को मिलती थी, कम अज़ कम अब वो मुस्कुरा तो दिया करेगा तुम्हें देखकर। महरू ने बात की आखिर पर खुद ही कहका लगाकर मजा लिया। भाभी आप भी ना, हीर लेट कान के पीछे करती मुस्कुराई। अच्छा और कोई नई ताज़ी सुना दो फिर। कैसी नई ताज़ी? याद है तुम्हें पहले भी जब लाल हवेली से वापस आई थी तो तुमने मुझे ताई बनने की खुशखबरी सुनाई थी, इसलिए इस बार मैं ऐसी न्यूज़ सुनने की मुंतज़िर रहूँगी, तैयार रहना। महरू ने छेड़ा। भाभी, हीर ब्लश करती शर्मा गई। अरे यार तुम यकीनन शर्माई होगी है ना? महरू हंसी। भाभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, फिर बात होगी, खुदा हाफिज़। हीर ने जल्दी से कहकर कॉल बंद की। तौबा है भाभी, आप भी ना। वो मुस्कुराकर पलटती यशब से टकराई जो इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। क्या बुराइयां कर रही थी मेरी भाभी के साथ? मुझे क्या ज़रूरत है आपकी बुराइयां करने की? वो कहती हुई साइड से होकर बेड की तरफ आई। हीर कब तक चलेगा ये सब? क्या सब? तुम्हारी बेगानगी और क्या? वो खफा खफा सा बोला। मेरी चंद रोज़ा बेगानगी सही नहीं जा रही मोहतरम से, और ख़ुद जो बेगानगी दिखाई थी वो भूल के शायद। क्या सोच रही हो? मुझे वक्त चाहिए। वह सरगोशी में बोली। किस लिए? आपकी इस मजाज को समझने और कबूल करने के लिए, मगर मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। हीर जो गुजर गया वो काफ़ी था, मगर अब मैं इस वक्त को तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, एक लम्हा भी ज़ाया किए बिना। वो मोहब्बत से कहता करीब आया। किस कदर मतलब परस्त हैं आप, यानी कि अब भी ज़बरदस्ती मुसल्लत होना चाह रहे हैं आप? वो पटाख से बात इसके मुंह पर मार गई। हीर की बात यशब के दिल पर घूंसे की मानद लगी। तेरे छितर भी पवे तेरे, वैसे ही तेरे घूंसे की मानद लगी। तेरे तो मुँह तो चंडा मारनियाँ चाहिए। नहीं, मैं अब तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता किसी भी किस्म की। इस बार फ़ैसला करने के इख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा फ़ैसला ही आखिरी होगा और मैं तुम्हारे हर फ़ैसले को कबूल करूँगा। तुम चाहो तो वापस अपने घर और घर वालों के पास जा सकती हो हमेशा के लिए, और अगर नहीं तो वो रुका। तो फिर तीसरी कबर्ड की दराज में तुम्हारे लिए वो चीज़ पड़ी है जिसमें मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त देने का कायल नहीं हूँ, इसलिए एक हफ़्ता है तुम्हारे पास। इस एक हफ़्ते में मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसलिए अच्छी तरह सोच लो और फिर फ़ैसला करो। मगर ख्याल रहे कि मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम वापस जाना चाहोगे तुम बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनूंगा। अगर तुम्हारा फैसला मेरे हक़ में हुआ तो इस दराज में मौजूद तुम्हारे लिए खरीदी गई चीज़ को पहन कर तैयार रहना। एक हफ़्ता मतलब अगले संडे। यशब ने हिसाब लगाकर इसे फ़ैसला सुनाने का दिन बताया। अब्बा लगना ना हाले भी सारा कुछ तेरी डिक्टेशन के मुताबिक होएगा। मैं बेचैनी से इस दिन का और तुम्हारे फैसले का मुंतज़िर रहूँगा, सो टेक योर टाइम। यशब संजीदगी से कहता अपना फैसला सुनाता लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। पीछे ही साख्त खड़ी थी, क्या वो वापस जाना चाहती थी हमेशा के लिए? इसका दिमाग इसके दिल से सवाल कर रहा था। यशब के दिए गए वक्त के मुताबिक 4 दिन गुजर चुके थे। इन 4 दिनों में यशब इससे बिल्कुल लाताल्लुक हो गया। वो एक कमरे में बिल्कुल अजनबी बनकर रह रहे थे। अजनबी तो पहले भी थे, मगर इस अजनबियत में दुश्मनी थी, इंतकाम था, और वो अक्सर बेगाना हो चुका था। हीर बावजूद कोशिश के कोई फैसला नहीं कर पाई। दिल और दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। दिमाग इसे वापस जाने का मशवरा दे रहा था ताकि यशब को इसके किए गए सलूक की सज़ा मिल सके,
जबकि दिल इसके बरखिलाफ यूसुफ की हमायत कर रहा था। दिल चीख चीख कर इसे यहीं रहने का मशवरा दे रहा था जहाँ वो शख्स था जिसे इसने अपने माँ और भाई के अलावा एक अच्छे मर्द की हैसियत से सोचा था। वरना इससे पहले तो किसी मर्द ने हीर को इस तरह मुतासिर नहीं किया जैसे यूसुफ खान अफरीदी ने पहली मुलाकात के बाद इसे बेचैन कर दिया। जो अब इसका शौहर था, इसका महरूम, जिसे कभी इसने इस रूप में देखने की तमन्ना की थी। चूँकि एक नामहरम मर्द को सोचना भी गुनाह के ज़मरे में ही आता है, इसलिए हीर ने बरवक़्त ही अपनी तमन्नाओं को लगाम में डाल ली थी। मगर अब जैसे भी सही और जिन हालात में भी सही, इसकी तमन्ना पूरी हो चुकी थी। फिर क्यों कर वो इस शख्स से अलग हो पाती। इसे बीबी जान की चंद दिन पहले की गई नसीहतें याद आ रही थी जिनमें इन्होंने इसे यूसुफ की गलतियों को दरगुजर करके दोनों फैमिलीज़ में मौजूद रंजिशों को ख़त्म करने का कहा। इसे महरू की बातें याद आ रही थी जिनमें महरू ने हीर के सामने यूसुफ की इससे मोहब्बत का इकरार किया। वो मोहब्बत जो अब फिर से इसकी मुंतज़िर थी, बाहें फैलाई इसे समेटने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इसी कश्मकश में मज़ीद 2 दिन भी पर लगा कर उठ गए। कल संडे था, या ईद के फैसले सुनाने का दिन। अच्छा जी, पहले 2-4 चंडा मारो, उस तो बाद जो मर्जी फैसला सुना दी। जो बहुत बेचैनी और बेकरारी से एक दिन गिनकर गुजारा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर खुदा न ख्वास्ता हीर ने वापसी का फैसला सुना दी तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा कबूल इसका ये फैसला। और यहीं पर आकर इसका सारा गुस्सा, सारा तंत्र का छाक बनकर बैठ जाता। क्या था अगर मैं खुद के गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखता सीख जाता तो कम से कम इतना परेशान तो ना होना पड़ता मुझे। इंसान हमेशा गुस्से में कुछ ऐसा कर जाता है जो बाद में इसके अपने लिए ही तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। इसलिए तो हमारे मज़हब में गुस्सा हराम करार दिया गया ताकि दोनों फ्रीकैन इसके शर से महफूज रहें। मगर इंसान इस वक्त समझता है ये सब जब इसके अपने हाथ में सवाए पछतावे कर कुछ नहीं रहता। ऋषभ का भी यही हाल था। वो हीर के साथ अपने रवा रखे गए सलूक, अपने अमल और अपने गुस्से पर पछता रहा था। किसी ने क्या खूब कहा, गुस्से में खामोशी के चंद लम्हात पछतावे के 1000 लम्हात से बेहतर है। मगर ये समझ ऋषभ को अब आया था जब वक्त इसके हाथ से रेत की मानित फिसल चुका था। काश के ये शार लाला का खून शम्स खान ने ना किया होता। काश के हीर शम्स खान की बहन ना होती तो फिर तेरी बीवी भी नहीं होना सी उन्हें। काश कि मैंने बाबा जान की बात मान ली होती। काश मैं अपने गुस्से को काबू में रखकर हीर के साथ वो सब ना करता जो कर चुका। ऐसे बहुत से काश थे ऋषभ के पास, मगर वक्त अब वो नहीं रहा था कि वो अपने इन सारे काश को पूरा कर सकता। फिर खुदकुशी कर ला। यह वक्त फिर हाथ नहीं आता, इसलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा अपनी हर बात, हर अमल बहुत सोच समझ कर उठाए ताकि बाद में पछतावे का कोई काश न रह जाए ऋषभ अफरीदी की तरह। आज संडे था, हीर के फैसला सुनाने का दिन, और फैसला कर चुकी थी मगर दिल न जाने की बेचैन सा था सुबह से। अभी वो वेली के पिछले हाथे में दरख्त के नीचे बनाए गए पत्थर के बेंच पर बैठी इसी उदासी और बेचैनी के बारे में सोच रही थी जब हदीद की आवाज़ इसे हकीकत में खींच लाई। चाची, इसने चहकते हुए पीछे से बाजू हीर के गले में डाले। अरे चाची की जान, आप कब आए? हीर ने खुशगवार हैरत से देखते हुए इसे अपने सामने किया। अभी वो उछला, बताया भी नहीं आने का। मैंने मम्मी से कहा था आपको सरप्राइज़ देंगे। बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया भाई, हीर ने मुस्कुराते हुए इसके गाल चूमे। मम्मी कहा है? हाल में बीबी जान के पास। तो चलो फिर हम भी वहीं चलते हैं। वो हदीद का बाजू पकड़ कर खड़ी हुई। चले? वो उछलता कूदता आगे बढ़ गया। काश कि शम्स लाला से ये शार खान का खून ना हुआ था तो हदीद इतनी सी उम्र में बाप की शफकत से महरूम ना होता। हीर हदीद को देखते हुए अफसुदगी से सोचती इसके पीछे पीछे हाल में आई। अस्सलाम वालेकुम, हीर मुस्कुरा कर कहती महरू के गले लगी। मैं सुबह से उदास थी, शुक्र है आप लोग आ गए। अरे भाई, उदासी की वजह? महरू ने राजदारी से पूछा। कोई वजह नहीं, वो मुस्कुराती हुई बीबी जान के तख्त पर बैठी। अच्छा और सुनाए, वहाँ सब कैसे? हीर के पूछने पर महरू ने वहाँ की बातें सुनाने लगी। यशुब डेरे पर था जब इसका साहिब बजा। बाबा जान का नाम देकर इसने काल होके की। जी बाबा जान। यशुब कहाँ हो तुम? मैं डेरे पर हूँ बाबा जान, खैरियत? जल्दी हवेली पहुँचो, वो उजलत में बोले। क्या हुआ, सब ठीक है ना? यशब फिक्रमंद हुआ। तुम आओ फिर बताता हूँ, बाबा जान ने कहकर कॉल काट दी। यशब परेशान होता अपनी जीप की तरफ बढ़ा। अगले 10 मिनट में वो इनके सामने था। क्या बात है बाबा जान, आप परेशान लग रहे हैं? इन्होंने इस बात में सर लिया। दिलावर खान ने बंदा भिजवाया था पैगाम देकर। कैसा पैगाम? यशब इनकी बात पर चौंका। हीर की भरजाई का इंतकाल हो गया, शम्स खान की बीबी का। ओह, कैसे? वो हैरान हुआ। ये तो वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। तुम ऐसा करो, हीर को लेकर फ़ौरन निकलो, क्योंकि असर के बाद जनाजा और 2 बज चुके। मैं भी तुम्हारी बीबी जान को लेकर जनाजा से पहले आ जाऊँगा। जी। यशब सर हिलाता उठकर हाल की तरफ आया जहाँ हीर महरू की किसी बात पर हंस रही थी। यशब ने मुस्कुराते चेहरे को दिल में उतारा और आहिस्ती से अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आई? वो संजीदा सा महरू से पूछ रहा था। अभी कुछ देर पहले। तुम सुनाओ, कहाँ से आ रहे हो? महरू खुशमिजाजी से बोली। मैं डेरे पर था। हीर तुम जाकर चादर ओढ़ाओ, हमें निकलना है अभी। निकलना है? कहाँ के लिए? हीर के सवाल को महरू ने ज़बान दी। हीर के घर जाने के लिए। हीर यशब के कहे गए अल्फाज पर धड़म से नीचे गिरी। मेरे घर? पर खान, आपने तो मुझे फैसले का इख्तियार दिया था, फिर क्यों? वो परेशान सी दिल में सोच रही थी। हीर तुम खड़ी क्यों? जाओ हरी अप, वो खड़ी देखता उजलत से बोला। खैरियत है ना? हीर के वहाँ से चले जाने के बाद महरू ने यशब के चेहरे पर पुलिस राज संजीदगी को देखकर पूछा। शम्स खान की बीवी की डेथ हो गई। ओह, वो कैसे? पता नहीं, कुछ भी बंदा आया था पैगाम लेकर, असर के बाद जनाजा। यशब ने मुख्तसर बताया। मैं भी चलूँ साथ? आप बाबा जान लोगों के साथ आ जाइएगा। ठीक है, महरू ने सर हिला दी। इतने में हीर चादर लपेटे वहाँ आ गए।
ओके भाभी, आप बीबी जान को बता दीजिएगा। महरू से कहता हीर को चलने का इशारा करता आगे बढ़ गया। हीर ने अफसरदा नज़रों से महरू को देखा और कुछ भी कहे बगैर बाहर की जानिब चल दी। वैसे शम्स खान की बीवी अचानक ही गई है, वो परवशा को शिद्दत नासी था। हीर की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या कहे। आखिर खान ऐसा क्यों कर रहा था? जब फैसला मैंने सुनाना था तो फिर मुझे मेरे घर ले जाने का मकसद, वो भी आज ही। आखिर मामला क्या? वो दिल में हम कलाम थी क्योंकि ऋषभ के सुरख चेहरे को देखकर इसमें कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। 15 मिनट बाद वो लोग हीर के गांव जाने वाली सड़क पर चढ़ चुके थे। हीर थक थक करते दिल को संभालती खामोशी से बाहर देखने लगी। मगर ये क्या? जैसे प्राडो इनकी हवेली की तरफ मुड़ी गाड़ियों की एक लंबी कतार थी जो हवेली तक जा रही थी। काफ़ी रश था वहाँ मर्दों का। कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था। हीर को किसी अनहोनी का एहसास हो, फ़ौरन पलटती ऋषभ का स्टीयरिंग पर मौजूद हाथ पकड़ चुकी थी। खान क्या हुआ यहाँ? आप मुझे क्यों लाए यहाँ? कपाती आवाज़ में पूछ रही थी। ऋषभ जो गाड़ी पार्क करने की मुनासिब जगह देख रहा था, हीर के हाथ पकड़ने पर मतवज्जा हुआ। कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। ऋषभ ने इसके उड़े हुए हवास देखकर बताना मुनासिब न समझा। तो अंदर जाकर जो दसेंगे वो तो बहुत तचका लगेगा। खान प्लीज़ बताएं क्या हुआ? वो खौफजदा सी बोली। गाड़ी आगे नहीं जाएगी, इसलिए तुम यहीं से हवेली तक जाओ, मैं गाड़ी पार्क कर दूँ। ऋषभ इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। नहीं, मुझे नहीं जाना। आप मुझे वापस ले जाए, मैं हवेली नहीं जाऊँगी। कम ऑन हीर, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऋषभ अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और हीर की तरफ आकर इसका डोर ओपन किया। आओ। मैं नहीं। इसके मजीद बोलने से पहले ऋषभ इसे बाहर निकाल चुका था। वो हीर का हाथ थाम कर साथ चलता हुआ हवेली के गेट तक पहुंचा। अब जाओ तुम, मैं भी यहीं हूँ। हीर ने दोनों हाथों से ऋषभ के बाजू को जोर से पकड़ा, जैसे कोई नन्हा बच्चा किसी अपने के दूर जाने से खौफजदा होता। ऋषभ ने इसे देखकर अंदर जाने का इशारा किया, मगर हीर इसका बाजू थामे वहीं खड़ी रही। ऋषभ अपने बालों से इसका हाथ हटाकर अंदर की जाने पड़ गया। चारों नाचार हीर भी खौफजदा सी पाँव घसीटती अंदर दाखिल हुई और वहाँ औरतों का झकमटा देखकर वो जान चुकी थी कि इसका कोई प्यारा इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका। मगर कौन? फिलहाल ये वो जान नहीं पाई। हीर जब 10 दिन पहले अपनी हवेली आई तब इसे फुप्पी बनने की खुशखबरी मिली। शम्स और परवशा की शादी के 6 साल बाद इनको औलाद की नवीद मिली। हवेली में खूब सदके खैरात किए गए थे। जहाँ हर कोई इस खबर पर खुश था, वहीं ही सब हीर की गैर मौजूदगी पर अफसुर्दा भी थे। खुदा खुदा करके ये वक्त गुजरा तो आज वो खुशी जिसका पिछले कई माह से बेचैनी से इंतजार किया गया, अपने साथ गम भी ले आई थी। परवशा डिलीवरी के दौरान ही बेटी को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। हर आंख पुरनम थी, हर दिल दुखी था परवशा की जवान मौत पर कुदरत के लिखे को कौन टाल सकता भला। ओए होए, बच्ची भी शम्स खान दी रोल गई। 4 दिन हो गए थे परवशा को इस दुनिया से गए। महरू, बीबी जान, ऋषभ और खाकान अफरीदी इसके जनाजे के बाद वापस अफरीदी हवेली चले गए। हीर वहीं थी, बेचैन सी, अफसुर्दा सी। बहुत बड़ी क़यामत टूटी थी इनकी हवेली पर। हीर 4 दिन की भतीजी को चुप करवाती खुद भी रोने लगी थी। ये क्या हो गया इनके साथ? वो मासूम सी बच्ची हमेशा के लिए माँ से महरूम हो गई थी। यही सोच हीर का कलेजा काट रही थी। वो भी शम्स लाला के कमरे से होकर आई थी, जो भाभी के जाने के बाद से बिल्कुल खामोश हो गए थे। वही खामोशी जिस खामोशी से 8-9 साल पहले इन्होंने बहुत मुश्किल से बाहर निकाला था इसे। हीर बहुत मुश्किल से इन्हें चंद नवाले खिलाकर आई थी। वो बच्ची को गोद में लिए बैठी रो रही थी जब रहीमा कमरे में आई। हीर, बीबी से मुझे दे, आपसे चुप नहीं होगी। रहीमा ने बच्ची को इससे गोद से लिया और झल्लाते हुए लोरी देने लगी। चंद मिनट बाद ही बच्ची सो गई। हीर, बीबी इसे यहीं लटा दो? हाँ लटा दो, हीर ने आंसू पहुँचते हुए कहा और उठकर वजू करने चल दी। हीर को देखे आज 4 दिन हो गए और यही बात ऋषभ को डिस्टर्ब कर रही थी। वो इसे जिस हालत में छोड़ कर आया था, इसे सोच सोच कर पिछले 4 दिन से वो बेचैन था। महरू से चाय देने आई जब ऋषभ को किसी गैर मरी नुक्ते को तकता घूरते पाया। क्या हालत बना रही है ऋषभ? खुदा ना ख्वास्ता हीर वहाँ हमेशा के लिए तो नहीं गई जो तुम मजनू बने बैठे हो। भाभी, मुझे हीर की तरफ से परेशानी हो रही है। कैसी परेशानी? महरू पास पड़े काउच पर बैठी। वो इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी इस दिन। सदमा भी तो इतना बड़ा मिला था ना। महरू अफसुर्दा हुई। पर हम में से कोई दोबारा वहाँ नहीं गया तो रोका किसने देवर जी? जब चाहे चले जाएं दीदारे यार की खातिर। महरू ने इसकी बेचैनी पर छेड़ा। ये शब्द झेम कर मुस्कुराया। भाभी आप भी ना। अच्छा चलो जल्दी से चाय ख़त्म करो और जाकर हीर से मिलाओ ताकि तुम्हारी शक्ल पर कुछ तो फ्रेशनेस देखने को मिले। महरू इसके बाल पर खेड़ती मुस्कुराती हुई कमरे से निकल के ऋषभ ने जल्दी से चाय ख़त्म की और चेंज करने के बाद हीर के गाँव रवाना हो गए इससे मिलने के लिए। ऋषभ मर्दाने में दिलावर खान के पास ही बैठा था। जब वो आया तो शम्स खान भी वहीं मौजूद था। इस दौरान ऋषभ और शम्स के दरमियान कोई बात न हुई। ना ही शम्स कुछ बोला, ना ही ऋषभ ने इससे अफसोस किया। कुछ देर बाद शम्स खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। इसके जाने के बाद ऋषभ ने हिचकिचाते हुए दिलावर खान को हीर से मिलने का कहा। हाँ ज़रूर मिलो बेटा, मैं समंदर खान से कहता हूँ तुम्हें वहाँ छोड़ा है। दिलावर खान इसका कंधा थपथपा कर बाहर निकल गए। चंद मिनट बाद ऋषभ समंदर खान के साथ हवेली के रहायशी हिस्से की तरफ आया। हीर जोहर की नमाज़ पढ़ के नीचे आ गई थी, जहाँ औरतें बैठी सूरह यासीन पढ़ रही थी। हीर भी इनके दरमियान आकर बैठी और सूरह यासीन पढ़ने लगी। असर की अजान के बाद वो यासीन रखती उठी और नमाज़ पढ़ने के लिए कमरे की तरफ बढ़ी। वो राहदारी में थी जब इसकी नज़र सामने से आते ऋषभ अफरीदी पर पड़ी। हीर जहाँ थी वहीं रुक गई। ऋषभ भी इसे देख चुका था। वो आहिस्ती से चलता पास आया। कैसी हो? मध्यम सरगोशी हुई। हीर ने इसकी तरफ देखा और इसकी नज़रों में अपने लिए फ़िक्र देखती खुद पर कंट्रोल खोकर इसके सीने से लग गई। सब खत्म हो गया खान, मेरे लाला का घर उजड़ गया। वो अकेले रह गए खान, हमारे घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई।
वो इसके गिरेबान पकड़े रोती भी बोल रही थी। कुछ देर से रोते रहने देने के बाद यशब ने इसे कंधों से पकड़कर सामने किया। मत रो प्लीज़। तुम्हें याद है हीर, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मुझे औरतों के रोने से नफरत है। तब मेरा मतलब सिर्फ तुम्हें रोने से मना करना था। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था हीर, मगर फिर भी बहुत सा रुलाया तुम्हें। पर अब मज़ीद नहीं, मैंने आंखों में मज़ीद आंसू नहीं देख सकता हीर। यशब ने इसके गाल पर फिसलते आंसुओं को उंगली के पोरों से पर लिया। अब और नहीं मेरी जान। यशब ने इसकी सुर्ख सूजी हुई आंखों को लबों से छूकर सरगोशी की। इसकी हरकत पर हीर हिचकिचाती खुद में सिमट गई। मैं तुम्हें देखने आया था, देख लिया, अब चलता हूँ। वो पीछे हटता बोला। कुछ देर तो रुक जाए खान, हीर भारी आवाज़ में बोली। रो रो कर इसका गला बैठ चुका था। यशब ने इसे साथ लगाकर सर पर बूसा दिया। मैं फिर आऊँगा। जी। घर में सब कैसे? ठीक है, मगर तुम्हारे बगैर उदास है। मैं कुछ देर और रुकना चाहती हूँ। हीर ने सवाली नज़रों से यशब को देखा। रह लो जब तक चाहो, मगर वो रुका। मगर ये कि तुम रोकर इन नैनों पर मज़ीद सितम नहीं करोगी? हाँ। हाय रे तेरे झील से नैन, इन नैनों में डूबने को दिल करता है। जी। हीर ने आहिस्ती से सर हिलाया। अपना ख्याल रखना मेरे लिए, यशब ने मोहब्बत से कहकर इसका हाथ चूमा और खुदा हाफिज़ कहता पलट गया। हीर इसके ओझल होने तक इसकी पुश्त तक देखती रही। इस रोज़ हीर ने यशब को यही फैसला सुनाना था कि वह हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ इसकी महरम, इसकी बीवी बनकर रहना चाहती है। मगर इस रोज़ वक्त ने मोहलत ही न दी थी कि हीर यशब को अपना फैसला सुना पाती। मर्द चाहे जो भी करे, जो भी कहे, मगर एक वफाशुर औरत हमेशा अपने मर्द की मोहब्बत की पुजारी होती है। आप इस पर जितने भी जुल्म करते रहे, मगर मोहब्बत की एक निगाह पड़ते हुए सारे जुल्म, सारे ज़ख्म भुलाकर पलट आती है। यही औरत की अजमत, और हीर एक अजीम औरत थी। अच्छा जी। लेकिन पहले कोई चंडा शंडा तो करा लवे, कोई अपने दिल दे रमान तो ठंडे कर लवे। वफाशुर औरत, अजीम औरत, सॉरी। क्या यार। अम्मा मैं दुआ शम्स की बेटी को अपने साथ ही ले जाती हूँ। हीर ने कुछ फासले पर कॉट में लेटी इस मासूम परी को देखकर कहा। परवशा की मौत के 10 दिन में हीर को एक बच्ची का नाम रखने का ख्याल है। इसने शम्स को कहा, मगर शम्स हीर पर छोड़ता साइड पर हो गया। तब हीर ने बच्ची का नाम दुआ शम्स खान रखा। कैसी बातें करी हो हीर, दुआ को तुम क्यों लेकर जाओगी भला? खतीजा हैरान हुई। यहाँ कौन करेगा इसकी देखभाल? तुम अपने घर अपने ससुराल में खुश रहो, हमारे लिए यही बहुत है। दुआ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मेरी जान, मैं जिंदा हूँ अभी इसकी देखभाल के लिए। मगर अम्मा ये इतनी छोटी सी है। हीर फिक्रमंद हुई। तुम भी इतनी सी थी जब तुम्हें भी मैंने ही संभाला था। वो मुस्कुराई। हीर भी इनकी बात पर मुस्कुरा दी। अम्मा मुझसे लाला की उदासी देखी नहीं जा रही। अब आगे क्या होगा? चंद मिनट बाद वो फिर से अफसुर्दा होती बोली। तुम परेशान मत हो, जो ज़ख्म देता है वो मरहम भी रख देता है। वक्त के साथ वो भी संभल जाएगा। तुम बस अपने घर की फ़िक्र करो। मैं तुम्हारे बाबा से कहती हूँ खुद जाकर छोड़ाएं तुम्हें। नहीं अम्मा, मेरी यशब से बात हो गई थी, वो कल सुबह आएंगे मुझे लेने। चलो अच्छा, मेरी बच्ची, खुदा मेरी बच्ची को सदा सुहागन रखे, आबाद रखे। इन्होंने हीर का माथा चूमकर साथ लगाया। आमीन, हीर ने कहकर सर अम्मा की गोद में रखा और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह वो सबकी दुआओं तले पूरे 1 माह बाद यशब के साथ वापस आ गई। इस 1 माह में महरू और यशब 1-2 बार इससे आकर मिल गए थे। हीर कुछ देर बीबी जान और महरू के पास बैठकर कमरे में चली गई। यशब कमरे में मौजूद ना था। इसने चादर उतारी और बेड पर बैठकर सैंडल उतारने लगी जब यशब का सैल कान से लगाए बात करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। हीर ने इसे देखकर पास पड़ी चादर फिर से ओढ़ ली। यशब ने हीर को देखकर कॉल बंद की और इसके सामने आ खड़ा हुआ। वेलकम बैक टू माई लाइफ, वो मुस्कुराया। हीर ने इसकी शौक नज़रों से बचने को सर झुकाकर साइड से निकलना चाहा, मगर यशब ने इसका इरादा भांपते हुए दोनों तरफ बाजू फैलाकर रास्ता बंद कर दिया। प्लीज़ खान, मुझे चेंज करने दे, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। हीर ने ठोस जवाब पेश किया। ओके, पढ़ लेना नमाज, मिल तो लो पहले मुझे, मैं तो तरस किया था तुमसे मिलने को। यशब ने इसके सुर्ख पड़ते गालों को देखकर करीब किया। प्लीज़ खान, तंग मत करे, वो मिनमिनाई। अरे तंग मैं नहीं, तुम करियो मुझे। यशब ने महसूस होते हुए इसे सीने से लगाकर कान के पास सरगोशी की। आई लव यू, मेरी नमाज। हीर यशब की गिरफ्त में कसमस आई। ओ यस, नमाज ज़्यादा ज़रूरी है। पहुँचता हुआ पीछे हटा। यार मुस्कुरा तो दो, यूँ लग रहा है जैसे मैं गन पॉइंट पर रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हीर इसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुरा दी। दैट्स गुड, अब जाओ इससे पहले कि मेरा दिल बेईमानी पर उकसाए। यशब ने आंख दबाई। हीर ने इसकी बात सुनकर भागने के अंदाज में ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया। यशब का बुलंद बाला कहका इसे बंद दरवाजे से भी बखूबी सुनाई दिया था। इंतहा से नहीं मोकरे खान, हीर ने इसके बाजू पर सर रखकर पुकारा। यशब ने इसकी तरफ करवट ली। वो आपने कबर्ड के थर्ड दराज में मेरे लिए क्या खरीद कर रखा था जिसे पहनने का कह रहे थे उस रोज़? तुमने देखा नहीं? यशब हैरान हुआ। नहीं, जिस रोज़ देखना था इस रोज़ घर जाना पड़ गया। वो इस दिन को याद करके अफसुर्दा हुई। तो अब देख लो, बल्कि पहनकर भी दिखा दो मुझे। अब? हाँ अब, मगर है क्या? खुद देख लो जाकर। यशब ने इसे उठाया। हीर ने जाकर कबर्ड खोली। वहाँ मौजूद इतने बड़े डब्बे में मैरून और गोल्डन ब्राइडल ड्रेस देखकर पलटती वापस आई। वहाँ तो ब्राइडल ड्रेस है, वो हैरानगी से बोली। हाँ तो? यशब ने मुस्कुराते हुए सिगरेट सुलगाई। वो पहनूं? हाँ जल्दी से पहन करो। मैं नहीं पहनूंगी, वो ब्लश करती शर्माई। यशब इसे शर्माते देखकर पास है। कम ऑन यार, जल्दी से पहन करो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हरी अप। यशब इसे पकड़कर ड्रेसिंग रूम लाया और इसे अंदर छोड़कर खुद बाहर निकल गया। हीर चारों न चारों भारी भरकम ड्रेस पहनकर छिचकती शर्माती बाहर आई। यशब
ने दरवाज़ा खुलने पर पलट कर देखा तो देखते ही रह गया। वो बिना किसी बनाव श्रृंगार कितनी हसीन लग रही थी कि अगर ज़रा सच समझ आती तो क्या होता। ब्यूटीफुल। इसने पास आकर सरगोशी की। हीर शर्माती हुई मजीद सिमट गई। यशब ने इसे कंधों से पकड़कर सामने किया। लुकिंग नाइस, आओ। वो इसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने लाया। हीर ने आईने में नजर आते अपने अक्स को देखकर नजरें झुका दी। यशब इसे शर्माते देखकर मुस्कुराया। तुम रुको, मैं आता हूँ अभी। वो इसे वहाँ छोड़कर खुद ड्रेसिंग रूम चला गया। चंद मिनट बाद वो एक मखमली डब्बा लिए वापस आया। यशब ने डब्बा खोलकर नेकलेस बाहर निकाला और हीर के पीछे खड़े होकर वो बहुत प्यार और एहतियात से नेकलेस इसके गले में पहना दिया। ये तुम्हारे लिए मैंने तब खरीदा था जब तुम मुझे पहली बार मिली। तुम जानती हो हीर, तुम्हारी बात, तुम्हारी आंखें, इन सब ने मिलकर मुझे एक ही मुलाकात में लूट लिया था। तब वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे समझ नहीं आ रहा किन अल्फाज में मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ। यशब इसे साथ लिए कमरे के बीचों बीच आया। हीर, तुम मुझे दिल से माफ़ कर चुकी हो ना? जी, हीर ने इस बात में सर हिलाया। हीर को एक किताब में पढ़ी हुई ये बात याद थी कि ज़िंदगी में कभी इस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। इसलिए वो सब कुछ भुलाकर यशब को दिल से माफ़ कर चुकी थी। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। तुम जानती हो हीर, तुम बहुत अजीम हो। तुमने नाहक कितने मजालिम से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत बेपनाह प्यार कर दूंगा। अपनी सारी ज़्यादतियों का ज़ाला करूँगा। हीर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया हीर, मगर अब सिर्फ मोहब्बतें, प्यार और मुस्कुराहटें होंगी बस। वो मुस्कुराया। साथ दोगी ना मेरा? पुरयकीन लहजे में सवाल हुआ। जी, हीर ने इस बात में सर हिलाकर साथ देने का यकीन दिलाया। तो फिर एक बात मानोगी मेरी? प्यार से पूछा गया। जी, हीर ने फिर से सर हिलाया। तो फिर कहो। क्या? आई लव यू, यशब मुस्कुराहट दबाकर बोला। बात तो मानना होगी, अब तुम हामी भर चुकी हो। यशब ने इसे नफ़ी में सर हिलाते देखकर करीब किया। चलो जल्दी कहो यार, जल्दी से यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। वो क्लॉक की तरफ देखता बोला। मैं नहीं कहूँगी। हीर हिचकिचाती पीछे हुए। क्यों नहीं कहोगी? जल्दी कहो वरना। अच्छा, कहती हूँ। यशब के तेवरों पर मसनूई डर कर बोली। पहले हाथ हटाएं। यशब ने इसे कंधों से थाम रखा था। तुम कहोगी तो हाथ हटाऊंगा। जस्ता सरा मिना कर्म, आई लव यू, वो जल्दी से बोली। यशब ने इसके पश्तो में कहने पर हंसते हुए इसे साथ लगा लिया। नाउ वी सेलिब्रेट आवर फर्स्ट ऑफिशियल गोल्डन वेडिंग नाइट टुनाइट, एग्री? यशब ने इसके कानों पर होंठ रखकर सरगोशी में कहा। इसकी बात पर हीर ने ब्लश करते हुए मुतमिन होकर यशब के कंधे पर सर टिका दिया। यशब ने हीर की रजामंदी पर पुरसुकून होते हुए इसके गेंद अपनी बाहों का मजबूत हसार बांध दिया। बेशक एक लंबे और तकलीफ-दे इंतजार के बाद हीर को इसके सब्र का फल मिल ही गया था। कहाँ थे आप? पूरी 10 कॉल्स की मैंने। सेल किधर था आपका? हीर ने यशब के कमरे में दाखिल होते देखकर छूटते पूछा। अरे यार, ना कोई सलाम ना दुआ, सीधा क्लास लेनी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, हीर ने गलती मानकर झट सलाम किया। यशब ने सर हिलाकर जवाब दिया। क्यों? यशब का मुँह टूटता सी चला मुँह ना जवाब देंदे हुए। अब बताओ क्यों की 10 कॉल्स? यशब सोफे पर बैठ कर शूज़ उतारने लगा। आपको याद नहीं क्या? वो हैरान हुई। अरे भाई, याद होता तो पूछता क्यों? मतलब आपको वाकई याद नहीं कि आज हमने कहीं नहीं जा रहे? यशब इसकी बात उचकता ड्रेसिंग रूम में घुसा। मतलब याद है आपको, फिर भी इतनी देर कर दी। और हमें जाना है आज और अभी। मैं चाय लाती हूँ, तब तक आप चेंज कर ले। वो बात करती यशब के पीछे ड्रेसिंग रूम में आई। मुझे तुम्हारा जो शानदार नहीं पीना, गुल से कह दो वो बना देगी चाय। यशब अब भी हीर की बनी चाय को जो शानदार कहता था। मत पिए। वो सर झटकती इंटरकॉम की तरफ बढ़ी। मगर घर आज ही जाना है मुझे, कह दिया मैंने, बस। वो वहीं खड़ी खड़ी चीख कर बोली ताकि आवाज़ यशब तक पहुँच जाए। ठीक है चलते हैं, पर सिर्फ 2 घंटे के लिए। वो इसकी चीखनुमा आवाज़ सुनकर बाहर आया। ये क्या बात हुई? मैं रात आपको बता चुकी थी कि इस बार मैं 2 दिन रहकर आऊँगी घर। रात की बात की, यशब कंधे उचका कर कहता, फिर वापस मुड़ा खटाक से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके। बात की, मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है रात की बात। वो बड़बड़ाती हुई चाय लेने चली गई। यशब शावर लेकर निकला तो हीर चाय ला चुकी थी। जल्दी करें हम, वो जिद होकर बोली। यशब जानबूझकर इधर उधर चीज़ें उलटता टाइम वेस्ट कर रहा था। कहा तो है कहीं नहीं जा रहे हम, वो आराम से कहता चाय का कप थाम कर काउच पर ढेर हुआ। आपको मसला क्या आखिर मुझे मेरे घर ले जाने से? मसला ले जाने से नहीं स्वीटहार्ट, वहाँ छोड़ कर आने से। हाँ तो सिर्फ 2 दिन ही तो है। तुम्हारे लिए सिर्फ 2 दिन है, पर ये 2 दिन मुझ पर बहुत भारी होते हैं। इसने कप मुंह को लगाया। वैसे एक बात है, चाय बनानी आ गई तुम्हें? यशब जानता था चाय इसने नहीं बनाई, इसलिए छेड़ कर आंख मारी। मैंने नहीं बनाई चाय, इसलिए फजूल बातों में मेरा वक्त ज़ाया मत करें। मुझे आज ही जाना है बस, चाहे 2 घंटे के लिए सही। वो खफा खफा सी 2 घंटे के लिए जाने पर मान गई। तो चलो फिर, देर किस बात की? यशब इसकी खपकी पर मुस्कुराता हुआ कीज़ उठा कर बाहर निकल गया। अम्मा ये तो बिल्कुल मेरे जैसी होती जा रही है, हीर ने दुआ को गोद में लेकर झंझोड़ा। खतीजा मुस्कुरा दी। तुम्हारे बाबा भी यही कह रहे थे कि हीर की बचपन की कॉपी है बिल्कुल। अच्छा बैठो तुम लोग, मैं ज़रा खाने का पता करूँ। बताऊँ? वो उठने लगी। अरे नहीं आंटी, हम निकल रहे हैं बस, यशब घड़ी देखकर बोला। जी अम्मा, यशब को काम है हवेली में, इसलिए मैं ही रुकूंगी, और मेरे लिए इंतमाम किया की क्या ज़रूरत? वो मुस्कुरा कर कहती, दुआ के गाल पर झुकी। यशब ने दांत पीसते हुए से घूरी थी, मगर हीर मतवजा होती तो देखती। यशब बेटा, तुम भी कभी रुक जाया करो, खड़ी तो खड़ी के लिए आते हो बस। जी ज़रूर रुकूंगा आंटी, पर अभी के लिए तो इजाज़त दे।
वो सैर उठाकर खुदा हाफिज़ कहता बिना हीर की तरफ देखे बाहर निकल गया। अगर तुम्हें छोड़ना नहीं चाह रहा था तो चली जाती, साथ खफा होकर गया शायद। खतीजा बेगम ने यशब के सर तासुरात नोट कर लिए थे। अरे रहने दे अम्मा, 2 माह बाद 2 दिन रुक जाऊंगी तो कुछ नहीं होने वाला। खफकी की परवाह किससे है? वो लापरवाही से बोली। क्यों परवाह नहीं इसकी खफकी की? शौहर है तुम्हारा। शौहर है, माँ तो नहीं जो खफकी की परवाह। हीर? खतीजा की घुरी पर हीर खिलखिला उठी। वहाँ वापस दाखिल होते यशब ने इंतहाई नागवारी से हीर की खिलखिलाहट देखी। वो मैं कीज़ भूल गया था। यशब ने वापस आने की वजह बताई, झुककर टेबल से कीज़ उठाकर तेज़ी से निकल गया। इसे पकड़े अम्मा, मैं भी आई। हीर दुआ को थमाकर जल्दी से बाहर आई। यशब? वो पुकारती पीछे आई। यशब जो गाड़ी का लॉक खोल रहा था हीर की आवाज़ पर पलटा। आप खफा होकर जा रहे हैं? तुम्हें कौन सा परवाह मेरी खफकी की? वो खफा हुआ। अगर परवाह न होती तो पीछे भागी भागी ना आती मैं। हीर मुँह फुलाकर बोली। नहीं हूँ खफा। यही बात मुस्कुराकर कहें ज़रा। बहुत चालाक होती जा रही हूँ। यशब ने इसकी आँख खींची। आपकी सोबत का ये असर है जनाब। वो खिलखिलाई। अभी और बहुत से असरात दिखाने तुम्हें। यशब आँख मारता मुस्कुराया। अच्छा बस अब जाएं और जाकर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, वरना फ़िक्र रहेगी मुझे। फ़िक्र होती तो यूँ अकेले ना जाने देती मुझे, बल्कि खुद भी साथ चलती। सिर्फ 2 दिन तो हैं यशब, और इतना सा तो कर सकते हैं ना मेरे लिए? ज़रूर कर सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। वो फिर दीवाना गोया हुआ। अच्छा चलें अब जाएं, खैरियत से गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। हीर ने फिक्रमंदी से नसीहत की। जो हुक्म। यशब झुककर कहता गाड़ी में आ बैठा। हीर ने हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ किया। यशब गाड़ी रिवर्स करके हाथ हिलाता गेट की तरफ चल ले गया। यशब के ओझल होने पर हीर पलटी थी कि जब शम्स मर्दाने से आता दिखाई दिया। यशब क्यों चला गया? खाने का वक्त होने वाला है, रोक लेती इसे। शम्स ने पास आकर कहा। इन्हें काम था इसलिए नहीं रोका। आप आए मेरे साथ, में मेरे साथ भी तो बैठ जाएं। लाला मैं आपके लिए रुकी हूँ इस बार। वो डांट से बोली। वो इसकी बात पर मुस्कुराए। शम्स हीर और यशब को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर खुश था कि यशब का रवैया इसके साथ अपने साथ जैसा भी सही, पर हीर के साथ वो सेट है। इसकी बहन खुश थी, शम्स को और क्या चाहिए था। इसने मुतमिन होकर हीर के कंधे पर बाजू फैला और इसे लेकर अंदर बैठ गया। हीर खुदा के लिए तुम अपने महके रहने मत जाया करो, मेहरू ने मैगजीन पलटते हुए कहा। हीर आज ही 2 दिन रहकर वापस आई थी। वो क्यों? वो हैरान हुई। तुम्हारे मजनू की इतनी सी शक्ल देखने को मिलती है, कसम से, मेहरू महसूस हुई। अब 2 दिन ज़्यादा तो नहीं होते भाभी? तुम साथ ही वापस आ जाया करो, कौन सा ज़्यादा दूर है? मशवरा है। आइंदा सोचूंगी। कौन क्या सोचेगा भाई? यशब की फ्रेट सी आवाज़ आई। देखो ज़रा आज कैसे चहक रहा है, 2 दिन तो आवाज़ भी नहीं आई इसकी। चले आज तो आगे ना। यशब मेहरू की बात पर मुस्कुराया। मैं कमरे में हूँ, चाय भिजवा दो। वीर से कहता सीढ़ियाँ फलांग गया। जाओ, बुलावा आ चुका है तुम्हारा, चाहे तो सिर्फ बहाना है तुम्हें कमरे में बुलाने का। मेहरू ने आंख मारते हुए हीर को छेड़ा। आपको बड़ा तजर्बा है ऐसे बुलावों का। हीर की बात पर मेहरू के मुस्कुराते लब सुकड़ के। सॉरी भाभी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। हीर अपनी जल्दबाजी में कही की बात पर शर्मिंदा हुई। मैं जानती हूँ, तुम जाओ। वो मुस्कुरा कर बोली। हीर सारी लाती अपनी बात पर खुद को कोसती कमरे की तरफ चली गई। मेहरू ने अफसोदगी से नजरें अपने हाथों की लकीरों पर टिका दी। कितनी जल्दी साथ छोड़ गया आप इशार। एक आंसू चुपके से इसकी हथेली पर गिरा। आंसू उठा लेते हैं मेरे गमों का बोझ, ये वो दोस्त हैं जो एहसान जताया नहीं करते। मेहरू ने जल्दी से आंखों को रगड़कर साफ किया, उठकर हदीद के कमरे की तरफ चली गई। यशब उठ जाए अब। हीर जोर जोर से इसका कंधा हिलाते चिल्लाई। क्या मुसीबत है यार? वो झंझलाता हुआ उठ बैठा। कितनी दफ़ा कहा है तुम्हें यूँ इस तरह सोते को मत जगाया करो, मगर इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? वो तेवरी चढ़ाकर चिल्लाया। हीर इसके चिल्लाने पर आंखों को पानी से भरती पलटी। अब जगाकर कहाँ जा रही हो? वापस आओ। यशब इसकी भीगी आंखें देख चुका था। हीर वापस आओ, वरना जानती हूँ मुझे। हाँ जानती हूँ, आप बहुत बुरे हैं। कम मौन डालेंगे। हाँ, वो पिचकारता हुआ सीधा हुआ। खुद को समझते क्या? जब अपना जी चाहा तो जो मर्जी करते फिर, और जब मैं कुछ कह दूँ तो। हीर गुस्से से पलटती इस तरह। यशब ने आगे को झुककर इसे पकड़कर सामने बिठाया। ये गुस्सा आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता मिसेस। हाँ, हर बात पर गुस्सा करने को आप जो पैदा हुई। मैंने उठी सी बोली। एग्जैक्टली। यशब ने मुस्कुराते हुए हीर के सर से अपना सर टकराया। अब बताओ क्यों जगाया? झील पर जाना। व्हाट? झील? अभी कल ही तो गए थे। वो हैरान हुआ। कल नहीं, 3 दिन पहले। तो हर 3 दिन बाद वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। वो इठलाई। तुम कुछ ज़्यादा नहीं सर पर चढ़ती जा रही? बीवी और बीवी बनकर हो, महबूबा बनने की कोशिश मत किया करो, समझी? आप भी शौहर ही बनकर रहें, महबूब बनने की कोशिश मत किया करें, समझे? वो भी इसी के अंदाज में बोली। मैं तो शौहर के साथ महबूब भी हूँ। यशब ने अपने कॉलर पर मौजूद इसके दोनों हाथ थामे। तो मैं भी बीवी के साथ महबूबा भी हूँ। वो दूबदू बोली। मतलब तुम टलने वाली नहीं? बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराई। तो फिर चलो जालिम महबूबा। यशब ने उठते हुए इसके गाल पर बूसाली और चेंज करने चला गया। इसे अपनी बीवी प्लस महबूबा को झील पर जो लेकर जाना था। मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ तुमसे ही मोहब्बत है। मोहब्बत भी सितारों सी, गूलों सी, आबशारों सी, सुबह दम निकलते फूलों सी, किनारों से गले मिलती लहरों सी, रिमझिम बरसती बारिश सी, आसमान पर बिखरे धनक रंगों सी, किसी दुल्हन के जोड़े पर सजे झिलमिल नगीनों सी, किसी नाजुक कलाई में छनकती चूड़ियों सी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ तुमसे ही मोहब्बत है। हीर हीर। यशब तेजी से घूरी देकर बोला। आप यहाँ मेरे साथ आए, ना कि अपनी दूसरी बीवी के साथ। मैंने रूठेपन से बोली। वो दोनों झील पर आमने सामने मौजूद पत्थरों पर बैठे थे। यशब मुसलसल तल पर बिजी था। हीर ने से बिजी देखकर चिढ़ते हुए पानी मुट्ठी में भरकर यशब पर फेंका। यशब इसकी बात पर मुस्कुराया। हीर अक्सर इसके सैल और लैपटॉप को दूसरी बीवी कहती थी। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप मेरी तरफ देखेंगे तो बोलूँगी मैं।
मैं कानों से सुनता हूँ मिसेस, वो मुस्कुराया, पर मुझे कानों के साथ आंखें भी अपनी तरफ मतवजह चाहिए। कुछ देर वेट करो यार, ज़रूरी मेल कर रहा हूँ। घर में तो तुम टिक कोई काम करने नहीं देती मुझे। मैं अब भी टिक कर काम करने नहीं दूंगी। हम यहाँ इंजॉय करने हैं, ना कि इसे मुँह मोबाइल से मेल्स करने। हीर ने चिढ़कर कहते दोनों हाथों में पानी भरकर यशब पर उछाला, जिससे यशब के कपड़ों समेत सेल की स्क्रीन भी अच्छी खासी भीग गई। वो चुका सर झटके से उठाता खड़ा हुआ। हीर जानती थी वो क्या करेगा, इसलिए जल्दी से पत्थर से उछलकर पीछे को भागी। रुक जाओ हीर, वरना अच्छे से जानती हूँ मुझे, यशब इसके पीछे आते बुलंद आवाज़ में बोला। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ इसलिए तो भागी हूँ, वरना। यशब को तेज़ रफ्तार करते देख हीर अपनी बात छोड़ती मजीद तेज़ी से भागी। हीर, यशब भी इसे पकड़ने को भागा। हीर आगे, यशब इसके पीछे भाग रहा था। इर्द गिर्द लंबे लंबे दरख्तों के झुरमट थे, जिनके पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ इन दोनों को घास के सब्ज़ाजार पर एक दूसरे के आगे पीछे भागते देखकर मुस्कुरा रहे थे। दूर दूर तक यशब और हीर के अलावा कोई जीरू मौजूद ना था। झील के पानी की आवाज़ के साथ हीर के हंसने और यशब के से पुकारने की आवाज़ें गूंज रही थी। हीर, इट्स इनफ, रुक जाओ अब, यशब ने इससे कुछ फासले पर रुक कर कहा। अच्छा अच्छा, रुकती हूँ। वो पूरा सांस दुरुस्त करती दरख्त से पुश लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। यशब इसके सामने। अब बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं यशब, रुके। वो सीने पर हाथ रखे अपनी सांस को हमवार करने की कोशिश कर रही थी। यशब ने आंखों के दरमियान बल डालते हुए से घूरा। मैं तो एंजॉय करने का कह रही थी, हीर अपनी सांस दुरुस्त करती मासूमियत से बोली। तो फिर करते हैं एंजॉय। वो आगे बढ़ा। यशब यशब प्लीज़। हीर इसके तेवर देखकर चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। हाथ हटाओ। नहीं प्लीज़, सॉरी, वो मिनमिनाई। यशब ने इसकी मिनमिनाहट पर मुस्कुराते हुए इसके हाथ हटाए और आगे को झुककर लब इसके माथे पर रखे, फिर नाक पर और फिर थोड़ी पर। ये क्या कर रहे हैं? वो सुर्ख चेहरे से लिए चिल्लाई। इंजॉय, यशब मुस्कुराहट दबाता कंधे उचकाकर बोला। हटें पीछे यशब, कोई आ जाएगा, शर्म करें कुछ। पहली बात, यशब अफरीदी किसी से डरता नहीं, और दूसरी बात, तुम मेरी शरई बीवी हो। तीसरी बात, तुमने ही मुझे एंजॉय करने पर उकसाया। वो शरारत से बोला। बहुत ख़राब है आप, मैंने इस किस्म का एंजॉय करने को नहीं कहा था। वो नरूठेपन से बोलती वापस झील की तरफ बढ़ी। यशब इसके पीछे ही वापस पलटा। तो किस तरह का एंजॉय करना चाहती हो? हीर ने पलट कर इसे घूरी थी, जिस पर यशब डरने की एक्टिंग करता मुस्कुरा उठा। वो सर चटकती आगे चलती गई। अब वापस चलते हैं हीर, मुझे कुछ ज़रूरी मेल्स करनी है। यशब झील किनारे वापस पत्थर के पास पहुंचकर बोला। तो जाएं आप, मैं अभी कहीं नहीं जा रही। हीर अपनी जगह पर बैठती बोली। कम मॉन यार, फिर से 3 दिन बाद हाजिरी देने आएंगे ना अब उठो, चलो, शाबाश। यशब ने पचकारते हुए इसका कंधा हिलाया। नहीं हीर जान, जिद मत करो, कुछ देर और यशब, फिर आएंगे ना। सैंडल पहनो, शाबाश, वो मुश्किल सपत से बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं पहनूंगी सैंडल। हीर ने फिर नफ़ी में सर हिलाया। यशब एक तेज़ नज़र इस पर डालता घुटनों के बल इसके सामने बैठा और पाँव पकड़कर गोद में रखा। अब वो सर चुका सैंडल हीर के पाँव में पहनाकर इसका स्ट्रिप बंद कर रहा था, जो नहीं हो पा रहा था। हीर को मेहरू भाभी की सरगोशी याद आई। अनकरीब वो तुम्हारे कदमों में होगा बच्चे। वो याद करके मुस्कुरा दी। क्या मुसीबत है ये? यशब ने झंझलाकर सर उठाया। हीर को मुस्कुराते देखकर सीख पाओ तक खड़ा हुआ। मैं इस मनहूस सैंडल के स्ट्रिप से लड़ा और मोहतरमा के दांत निकल गए। नहीं, मैं आपको देखकर नहीं हंस रही थी, मुझे तो मेहरू भाभी की बात याद आ गई थी। हीर फिर से मुस्कुराई। बंद करो सैंडल और उठो रही अब। यशब हीर को सख्ती से कहकर सैंडल कान से लगाकर बात करने लगा। जी शाह साहब, जी मैं कुछ बिजी हूँ, 1 आध घंटे तक मेल कर दूंगा। ओके जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यशब ने कॉल बंद करके हीर को देखा, जो लापरवाही से उंगली पर बालों की लट लपेटती मुस्कुरा रही थी। अब क्या हुआ? वो चिढ़ता फिर से नीचे बैठकर इसका सैंडल बंद करने लगा। बताओ इसे कैसे बंद करना है? इसने स्ट्रिप पकड़ कर अब उठाए। स्ट्रिप को ये जो होल है ना, इसमें से गुजार दें, बंद हो जाएगा। इंतहाई बदतमीज़ हो तुम, यशब इसकी मुस्कुराहट देखकर जलकर बोला। आपसे कम, वो फिर से मुस्कुरा कर कहती यशब के बाल पर घेर की। चलो उठो, वरना एक थप्पड़ खा लोगे मुझसे। यशब ने सैंडल बंद करके इसका बाजू पकड़ कर खड़ा किया। चल रही हूँ, बाजू तो छोड़े, किस तरह दबोच रखा है। हीर ने झटके से बाजू यशब के हाथ से छुड़ा और हफ्की से नाक फुलाया आगे बढ़ गई। यशब इसकी भूरी नाक देखकर मुस्कुराता इसके पीछे वापसी के लिए चल पड़ा। तुम्हें देखूँ तो मुझे प्यार बहुत आता है। ज़िंदगी इतनी हसीन पहले तो नहीं लगती थी। पहले तो हर टाइम तेन कुत्ते ने जो बढ़िया रहता सी, इसलिए। यशब प्लीज़ मान जाए ना, सिर्फ 2 या 3 दिन, आई स्वेयर, फिर अगले 4 माह तक मैं जाकर रहने की बात नहीं करूँगी। हीर यशब के पास खड़ी से घर जाकर रहने की बात करी थी। हीर, मैं तुमसे 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझसे वहाँ जाकर रहने की बात मत किया करो। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? वो खफा हुआ। कल आपने मेहरू भाभी से मुझे छोड़कर आने की हामी भरी थी। मैं भाभी की कोई बात नहीं डालता, इसलिए हाँ कहा था, पर तुमसे मुझ पर रोप डालने की पुरानी आदत जो आपको। हीर समझा करो बात। फाइन, मैं नहीं जा रही, लेकिन आप मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो खफकी से बोली। वो क्यों? यशब ने अबरूज का। जब आपको मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है, हशमत के साथ चली जाओ। वो इसकी उतरी शक्ल देखकर धीमा पड़ा। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है? हीर को सदमा हुआ। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी चौंचलों के लिए। तब मेरे चौंचले हशमत उठाएगा क्या? वो नाक फुलाकर चीखी। सोच समझ कर बोला करो हीर, यशब नागवारी से बोला। आप भी सोच समझ कर डांटा करें। चलो छोड़ आता हूँ तुम्हें, अब वहाँ 2 दिन रहना, ये 2 हफ्ते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो नाराज़गी से कहता गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। अम्मा, मैं लाला की वजह से बहुत परेशान हूँ, कितने कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कम कम बोलने लगे।
हीर दुआ को गोद में बिठाए फिक्रमंद सी खदीजा से कह रही थी, यह शब 2 दिन पहले से छोड़ गया था। हाँ, मैं और तुम्हारे बाबा भी बहुत परेशान है शम्स की वजह से। खदीजा भी अफसरदा हुई। अम्मा, लाला के बारे में आगे का क्या सोचा आपने? इसकी शादी के बारे में सोच रही हूँ। मेरा भी यही ख्याल है। देखी कोई लड़की आपने? वैसे हमारे ख़ानदान में तो कोई नहीं है जो बड़े दिल से दुआ समेत लाला को कबूल करे। सभी नकचिड़ी हैं। हीर ने बुरा सा मुँह बनाया। तुम्हारी चाची से बात की थी मैंने। वो उल्टा खफा होने लगी कि मेरी बेटी को मरे भी 10 माह भी नहीं हुए और आप शम्स की दूसरी शादी का कह रही हैं। पर आज या कल शादी तो करनी है ना लाला की। वैसे भी अभी मुनासिब वक्त है। लाला की उजड़ी हालत देखकर मेरा दिल बहुत दुखा है अम्मा। आप जल्द से जल्द कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दे, कुछ तो संभलेंगे वो। वैसे अम्मा, कोई भी लड़की दुआ को बेटी के रूप में बहुत मुश्किल से कबूल करेगी। वो अफसरदा हुई। जो लड़की सोची है हमने, अगर वहाँ से हाँ हो जाए तो दुआ को भी माँ मिल जाएगी और शम्स को अच्छी बीवी भी। 1 मिनट अम्मा, आपने लड़की सोच कर रिश्ता भी पूछ लिया और मुझे बताया भी नहीं? मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। हीर इनकी बात पकड़ कर बोली। मैं बताने वाली थी तुम्हें, बस वो कौन लड़की है? हीर माँ के अंदाज से मशकूक हुई। हीर, तहम्मुल से सुनना मेरी बात। इन्होंने तमहीद बांधी। बोले भी वो गड़बड़ चाहती परेशानी से बोली। वो हीर, मैंने और तुम्हारे बाबा ने शम्स के लिए वो हमने मेहरू का सोचा है। खदीजा ने टक्कर टक्कर हीर के पास धमाका के। क्या? मेहरू भाभी? वो बैठे से खड़ी हुई। अम्मा, आप लोगों ने रिश्ता पूछ भी लिया? वो सदमे से बोली। हीर, हमने मेहरू के अम्मा और भाइयों से बात की है। अम्मा, आप मुझसे तो पूछ लेती पहले। गज़ब खुदा का, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? वो सर पकड़ कर बोली। तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? एतराज़? अम्मा, मैं इसी घर में रहती हूँ जहाँ मेहरू भाभी हमारा ससुराल है। क्या आप यशब को जानती हैं? फिर भी आपने मेहरू भाभी के घर वालों से रिश्ता मांग लिया, वो भी मुझे बताए बगैर। वो इंतहाई सदमे में थी। अगर मुझसे पूछ लेती तो मैं। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे लाला को कोई खुशी मिले? खदीजा इसकी बात काट कर संजीदगी से बोली। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी अम्मा? पर आपने लाला से पूछा था क्या? इससे भी पूछ लूँगी, वो इनकार नहीं करेगा हमारे फैसले से। उफ़, यानी कि सिर्फ आप दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत है। तुम्हें किस चीज़ की फ़िक्र है? अगर इस रिश्ते पर किसी को एतराज़ हुआ तो सिर्फ एक यशब को ही होगा और इसे तुम संभाल लेना। तुम संभाल लेना? आप जानती नहीं इन्हें, इसीलिए इतनी बेफिक्री से कह रही हैं। आपको पता था लाला के साथ यशब का रवैया? वो तो बात तक नहीं करते लाला से। कजा के मेरू भाभी की लाला से शादी। हीर ने यशब के गुस्से से सुरख चेहरे को सोचकर झुरझुरी ली। मेरी एक बात याद रखें अम्मा, अगर यशब ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। वो चिल्लाकर कहती सीढ़ियाँ फलांग गई। खदीजा को हीर से इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो परेशान सी बैठी थी जब शमसाल में। अम्मा, ये हीर को क्या हुआ? क्यों, कुछ कहा इसने तुमसे? खदीजा शम्स की बात सुनकर खड़ी हुई। नहीं कहा तो कुछ नहीं, पर काफ़ी गुस्से में निकली अभी यहाँ से। शम्स ने इसे गुस्से से सुरख चेहरे समेत सीढ़ियाँ चढ़ते देखा था। ऐसी ज़रा सी बात पर? यह ज़रा सी बात नहीं है अम्मा, मैं सुन चुका हूँ। शम्स ने गुस्से और दुख के मिले जुले तासुरात से कहा। हमने तो भला ही सोचा था, पर किसका भला, मेरा या फिर हीर का? वो तंजिया बोला। अम्मा, आप लोग यशब का रवैया जानते थे मेरे साथ, इसके बावजूद आप लोगों ने मुझसे हीर से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो बेयकीन था। शम्स, हमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तुम्हारे बाबा को लगा कि इस तरह कुछ तो कफारा अदा हो जाएगा इस सब का जो अनजाने में तुमसे हुआ। वो इस्तज़ाई आंसा। आपको क्या लगता है यशब अपनी भरजाई को अपने भाई के कातिल के साथ बाखुशी रुखसत कर देगा? यशब वहाँ का बड़ा नहीं है शम्स, और हमने मेहरू के घर वालों से बात की है। जो भी अम्मा, ठीक नहीं है। मैं हीर से बात करता हूँ, वो खुद ही मना कर देगी इन लोगों को, या फिर मैं खुद ज़ुबैर खान मेहरू का भाई से बात कर लूँगा। शम्स संजीदगी से कहता वापस मुड़ा। शम्स, बात सुनो, तुम हीर से कुछ नहीं कहोगे इस बारे में, और ना ही ज़ुबैर खान से। शम्स, बात सुनो मेरी। खदीजा पुकारती रहेगी, मगर वो अनसुनी करता हीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। हीर चले पैर की बिल्ली की तरह बनी कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। इसने 2 दफ़ा यशब को कॉल की, पर यशब ने कॉल काटने के बाद सेल ऑफ कर दिया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कहीं यशब तक बात तो नहीं पहुंच गई? उफ़, मेरे अल्लाह रहम करना। वो परेशानी से बोली। मुझे मेहरू भाभी को कॉल करनी चाहिए। हाँ। हीर ने खुद गुलामी करते हुए जल्दी से मेहरू का नंबर डायल करके कान से लगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे याद कर लिया? मेहरू की फ्रेश सी आवाज़ पर हीर को हौसला हुआ कि भाभी अनजान है इस बात से। याद इनको किया जाता जो भूल जाए। हीर भी बज़ाहिर शौकी से बोली। बहुत पुराना डायलॉग मारा। ही मेहरू ने छेड़ा। अच्छा बताएं, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कबर्ड को सेट कर रही थी। वो मसरूफ़ सी बोली। यशब घर पर है क्या? हीर ने बेचैनी से पूछा। नहीं, कहाँ है फिर वो? असल में इनका सेल भी बंद है। तुम्हें बता कर नहीं किया? कहाँ भाभी? हीर के गिर्द खतरे की घंटी बजी। लाल हवेली? क्या लाल हवेली? पर कब, क्या करने? वो धड़कते दिल पर हाथ रखकर बोली। पता नहीं, ज़ुबैर लाला का फ़ोन आया था, कोई ज़रूरी बात करनी थी। बाबा जान भी साथ के। कौन सी ज़रूरी बात? वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। अभी तो पता नहीं, बाबा जान और यशब आएंगे तो पता चलेगा। कब तक आएंगे वो लोग? सुबह गए थे, शाम को वापस आने का कहा था, देखो कब तक आते हैं। अच्छा भाभी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हीर ने शम्स को कमरे में दाखिल होते देखकर खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आए लाला? वो खुद को कंपोज करती बोली। शम्स आहिस्ते से चलता है इसके पास आ खड़ा हुआ। हीर, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ज़ुबैर से माज़रत कर लूँगा। अम्मा और बाबा को बात करने से पहले पूछ लेना चाहिए था हमसे। शम्स संजीदगी से कहा। लाला, आप मुझे हवेली छोड़ेंगे अभी? हीर इसकी बात मुकम्मल होने पर बोली। अभी? वो हैरान हुआ। जी, मुझे अभी वापस जाना है। इस बात पर खफा होकर जा रही हूँ? नहीं लाला, मेरी मेहरू भाभी से बात हुई है। मेहरू भाभी के घर वालों ने यशब और बाबा जान को बुलवाया आज, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ ताकि मुझे इन लोगों के फैसले का इल्म हो सके। मैंने कहा है तुमसे, मैं ज़ुबैर खान से बात कर लूँगा, मेरी बात समझ जाएगा। यशब की तरह इसने मुझे अपने बहनोई का कातिल समझ कर कता कलामी नहीं की। ज़ुबैर खान और शम्स खान अच्छे क्लास फेलोज और दोस्त रह चुके थे माजी में। नहीं लाला, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, और अगर फैसला आपके हक़ में हुआ तो भी इनकार नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। ही ने शम्स का हाथ थाम कर अपने सर पर रखा।
ये क्या कह रही हो हीर, मैं हरगिज़ ही शादी नहीं करूँगा। आप ये शादी करेंगे और ज़रूर करेंगे लाला, मैं आपको अपनी कसम दे चुकी हूँ। अगर आपने मेरी कसम तोड़ी तो फिर मैं सारी ज़िंदगी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अब मुझे छोड़ आए वापस। वो कहती मुड़कर अलमारी से अपनी चादर और पर्स निकाल लाई। चले, हीर ने शम्स को खड़े देखकर कहा। हीर तुम, लाला प्लीज़ मैं यूसुफ को संभाल लूँगी, इनकी फ़िक्र मत करें। मेहरू भाभी बहुत अच्छी, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको दुआ समेत कबूल कर लेंगी। मैं इनकी बड़ाई देख चुकी हूँ, बस आप खामोश रहकर जो हो चुका है वो सब भुलाकर अपना दिल बड़ा करना होगा। अब चले, मुझे देर हो रही है। हीर इसका बाजू पकड़कर कहती बाहर निकल गई। शम्स इसे बाहर से छोड़कर जा चुका था। हीर ने भी इसे अंदर आने का नहीं कहा। वो बीबी जान से मिलकर किचन में मेहरू के पास चली गई, जिसे देखकर हैरान थी। तुम तो ज़्यादा दिन के लिए गई थी ना, फिर 2 दिन में पलट आई, खैरियत? वो ना भी फ़ोन पर वापसी का बताया। मेहरू हाथ साफ करती इसकी तरफ आई। आपको बुरा लगा मेरा आना? हीर मुस्कुराई। वेरी फनी। मेहरू ने मुंह बिगाड़ कर हीर की बात का मजाक उड़ाया। अब बताओ, चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? और किसके साथ आई हो? लाला के साथ। चाय नहीं पीऊँगी, अभी हदीद का है, मौलवी साहब के पास सपारा पढ़ने गया। अच्छा मैं आती हूँ भाभी चेंज करके। वो कहकर अपने कमरे में आ गई। हीर भी ज़ाहिर तो रिलैक्स थी, मगर अंदर से वो यशब को सोचकर खौफज़दा थी। वो आई भी इसलिए थी ताकि यशब के गुस्से को ठंडा कर सके। शम्स को तो क्या ही थी कि यशब को संभाल लेगी, मगर वो सोच सोच कर परेशान होती कि यशब को लाला के मामले में कैसे हैंडल करेगी। यशब का रवैया हीर के साथ बिल्कुल ठीक हो चुका था, पर वो भी सीधे हीर के मुँह से ही शम्स के बारे में कोई बात नहीं सुनता था। वो काफ़ी देर सोचने के बाद यशब से बात करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज तरतीब देकर कमरे से निकल आया। वो यशब की वापसी की मुंतज़िर थे। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल के आज के एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। क्या लगता है आपको कि शम्स और मेहरू की शादी होगी कि नहीं होगी? यशब कोई फसाद ही पाएगा, फसादी? तो खैर, कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। सबाहत नदीम ने हार्ट भेजा। ताहा अदील, ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक यू। मलिक अजमल, हैप्पी बर्थडे आपी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी बर्थडे मेरी आज 18 है, तकरीबन सुबह 19 चढ़ने लगी है थोड़ी देर में। तो बर्थडे मेरी तकरीबन 1 महीना 20 दिन, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ पुरानी हो चुकी है। बट थैंक यू वेरी मच। हसन सज्जाद, गुड नावल है, थैंक यू। अब्दुल्ला, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू। जहर इकबाल, अच्छा था, थैंक यू। कमेंट्स, आहा यार क्या हो रहा है। फरजाना चौधरी, गुड लग रहा है, ऑलरेडी रीड किया हुआ है, मे बी आपने किया हो। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नेक्स्ट नावल बहुत ही मज़े की थी एपिसोड, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। या अभी मेहरू के साथ तो बहुत बुरा हुआ बेचारी, लेकिन खूनबा जो होता है जहर लगता है। पता नहीं ये कौन सी जहालत वाली रस्म होती है, बस कुछ लोगों में होती है ऐसी टिपिकल जाहिलाना रस्म। करे कत्ल कोई और भुगतना किसी और को पड़े, बेचारी हीर। यूसुफ, यशब बहुत गलत, यूसुफ नहीं यशब है, बहुत गलत कर रहा है उसके साथ। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आमीन, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अरे अभी हुरब नहीं आई, बहुत दिन से उसको बोलना जुनी याद कर रही थी। आपको आ जाए जल्दी से, फिर रिकॉर्डिंग करें। लगता है आपको भी कोल्ड हो गया। हुरब यार आई थी, परसों भी आई थी, और उससे पहले भी एक दिन वीकडेज़ में भी आई थी। लेकिन वीकडेज़ में जब आई थी तब मैं बहुत थकी हुई आई थी और मैं सो गई थी आके। फिर बाकी फ्राइडे को आई थी, तब हमारे घर लाइट ही नहीं थी सारा दिन। आज भी मेरे साथ गई हुई थी जहाँ पे मैं गई हुई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग मुझे अब करने का टाइम मिल रहा है, तो इंशाल्लाह आएगी तो फिर मैं उसको बोलूँगी कि रिकॉर्डिंग करें। हाँ जी, कोल्ड पता नहीं क्या क्या हो गया था, अब शुक्र अल्लाह का थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही है तबीयत। जी अल्लाह हाफिज़। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड भी इख्तिताम को पहुँची और कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचे। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। इंशाल्लाह होपफुली कल इस नावल की लास्ट एपिसोड आएगी, ठीक है? तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये नावल आपको कैसा लगा और रिस्पॉन्स दिया करें। आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत गलत, बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है, तो ऐसा नहीं करें। मैंने कोई भी छुट्टी नहीं की है। रिस्पॉन्स ख़राब तो तब जाए ना जब बीच में कोई छुट्टी आ जाए, कोई गैप आ जाए, इस तरह का कुछ हो, तो रिस्पॉन्स इस तरह से ख़राब ना करें, क्योंकि मेरी रूटीन जिस तरह की आजकल चल रही है ना, मेरी हिम्मत है कि जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी कल वाली रूटीन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने जाना है सुबह 8 बजे का मेरी टाइमिंग है यूनिवर्सिटी की। ऑलमोस्ट 7:30 हो जाने मुझे जाते जाते, यहाँ निकलते निकलते सुबह 7:30 बजे तक यहाँ से मैं निकल जाऊँगी। फिर वापसी मेरी 5 साढ़े 5 होनी है। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना है, कल सुबह की बजे शाम में पढ़ाना, आते ही मुँह नेर पढ़ाना, निहार मुँह बच्चों को पढ़ाना है। फिर वहाँ से आके मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करनी है, तो इट्स रियली वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें मैं इकट्ठी हैंडल करना मेरे लिए वाकई मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से आप लोगों का रिस्पांस भी इतना ज़्यादा बेकार किस्म का आए, तो फिर मेरा ना रिकॉर्डिंग करने का कसम दिल नहीं करता। और ऐसा
ना जब होता है ना तो फिर मैं बस मार मुँह की रिकॉर्डिंग करती हूँ कि जब आपका इंटरेस्ट ही उठ जाए और आपका दिल ही ना करे किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आपको पता है बगैर दिल के किस तरह से करनी होती है। हालांकि मैंने ये वाला नावल इतने शौक से शुरू किया था कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन दूसरी तो मेरे मुँह तो मार देता नावल के सुन ही नहीं रहे। तो ऐसे ना किया करें, रिस्पॉन्स दिया करें, ठीक है। कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए, अभी देख लें सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट आए हैं कमेंट्स के। बाकी जिन लोगों ने फरमाइशें की हैं तो अगर तो वो मोस्टली एफबी राइटर्स की हैं, तो आपको पता है मैं सारे एफबी राइटर्स को नहीं पढ़ती, सिर्फ कुछ मखसूस एफबी राइटर्स हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ। तो बाकी अगर उनके जिन जिन राइटर की आपने फरमाइश की अगर उनसे परमिशन मिल गई तो इंशाल्लाह उनके ज़रूर करेंगे रीड। तो और बाकी लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता कोई परमिशन देता है कोई परमिशन नहीं देता। तो बाकी खैर अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा सोना भी है, अभी सोऊंगी तो सुबह जल्दी उठूँगी। मैंने तो सोच सोच के होल पा रहे, मैंने सवेरे फिर 7 बजे उठना पड़ना। तो खैर मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।